स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल द गॉड ऑफ नोवेल्स में, जहाँ पे कहानियाँ बनती हैं ज़िंदगी का हिस्सा और हर एक नया शब्द खोलता है एक नया सफ़र। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखें एक से एक नई नोवेल्स। सम्राट का दृष्टिकोण। सब कुछ हुए 1 महीना हो चुका था और मैंने उस दिन के बाद खुशी को नहीं देखा था। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसका सामना करूं, और यह भी जानता था कि उसकी सुरक्षा के लिए यही सबसे अच्छा है। पर यह उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि इतना दर्द नहीं होगा और मैं उसे तुरंत भूल जाऊंगा। मुझे रात में सोना मुश्किल लगता है क्योंकि मेरी माँ द्वारा उसे धक्का देने और हमारे बच्चे की मौत का कारण बनने वाले खून से लथपथ होने का वह दृश्य अभी भी मुझे सताता है। जब से ये सब हुआ है, मैं अपनी माँ से बच रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर वह मेरे सामने आई तो मैं उनके साथ क्या कर बैठूंगा। लेकिन वह लगातार कंपनी आ रही हैं और मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, इस बात से अनजान है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। और आज उन्हीं दिनों में से एक था जब उन्हें फिर से शर्मिंदा होना पड़ा। टक टक। मेरे दफ्तर के दरवाजे पर अचानक दस्तक ने मुझे मेरे विचारों से बाहर खींच लिया। अंदर आइए, मैंने शांति से कहा। दरवाजा खुला और ईशान हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आया। बॉस, ये वह मार्केटिंग रिपोर्ट है जिसकी आपने मांग की थी, उसने फाइल को मेरी मेज पर सावधानी से रखते हुए कहा। नई सचिव की भर्ती प्रक्रिया कैसी चल रही है? मैंने फाइल पर नज़र डालते हुए उससे पूछा। सर, उचित योग्यता वाले अधिकांश आवेदक महिलाएं हैं और आपने विशेष रूप से कहा था कि किसी महिला सचिव को नौकरी पर न रखें, उसने हताश स्वर में उत्तर दिया। तो कोई पुरुष नहीं है जो मेरा सचिव बनने को तैयार हो? मैंने भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देखते हुए पूछा। बॉस, आप जानते हैं कि हाल ही में हालात कैसे रहे हैं, वह हकलाया। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी इंटरव्यू के लिए नहीं आया क्योंकि मैंने 1 महीने में 5 पुरुष सचिवों को निकाल दिया है? मैंने ठंडे लहजे में पूछा और वह और भी ज्यादा हताश लग रहा था। हाँ बॉस, अब हर कोई सोचता है कि आप पुरुष सचिव नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप उन्हें निकालते रहते हैं, उसने थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। मैंने फाइल नीचे रखी और एक अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करते हुए उसे घूरा। चूंकि ऐसा है, तो चलिए एक महिला सचिव को ही नौकरी पर रखते हैं। सुनिश्चित करें कि वह पिछली वाली जैसी बिल्कुल न हो और उसे ठीक से छानबीन करके ही नियुक्त करें, मैंने उसे निर्देश दिया और उसने राहत की सांस ली। ठीक है बॉस, मेरे दिमाग में पहले से ही एक नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? मैंने मार्केटिंग फाइल में पन्ने पलटते हुए पूछा। ईशा आहूजा, वह सभी आवेदकों में सबसे अच्छी थी, उसने कहा। आहूजा? क्या उसके परिवार की कोई बड़ी कंपनी नहीं है? मैंने भौहें सिकुड़कर पूछा। उसने कहा कि उसे विकसित होने के लिए जगह चाहिए, उसने तुरंत जवाब दिया। तुम उस पर नज़र रखना, अगर उसने गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैंने चेतावनी दी और उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मैंने अपनी पिछली सचिव के खुशी के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद से किसी भी महिला सचिव को रखने से मना कर दिया था। मुझे लगता है कि यह एक संकेत है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी कोई खबर? वह क्या कर रही है? मैंने अभी भी फाइल पढ़ते हुए उससे पूछा। आज स्कूल में उसका पहला दिन है और उसके नाना ने उसे मासेराती दिलाई है, वह अब क्लास में होगी, उसने तुरंत जवाब दिया। मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, इससे पहले ही वह समझ गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वह वाकई उसे बिगाड़ रहे हैं, है ना? मैं शांत भाव से हंसा। उसका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने जिस फाइल को मैं पढ़ रहा था उससे सिर उठाए बिना पूछा। डॉक्टर ने कहा कि अब वह ठीक है और कोई जटिलता नहीं है, उसने जवाब दिया और मैंने सिर हिलाया। जब तक वह ठीक और खुश है तब तक सब सही है। बॉस, मैडम द्वारा आयोजित बैठक शुरू होने वाली है। उन्होंने शेयरधारकों और शीर्ष अधिकारियों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि इस समय उनके पास वाकई कोई अच्छी चाल होगी, उसने मुझे सूचित किया और मैंने तुरंत फाइल बंद कर दी और अपनी जैकेट पकड़ ली। चलो चलते हैं और उन्हें खुद का मजाक बनाते हुए देखते हैं, मैंने कहा, अपने दफ्तर से बाहर निकलकर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सबकी निगाहें मुझ पर थीं और मेरी माँ पहले से ही मेज के मुखिया की सीट पर बैठी थीं। मैं मुस्कुराया और शांति से उनकी ओर बढ़ा। माँ, लगता है आपने गलती से गलत सीट ले ली है, मैंने शांति से कहा। मैं उस पर बैठी हूँ जो सही मायनों में मेरा है, उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। ईशान, सुरक्षाकर्मी को बुलाओ, मैंने निर्देश दिया क्योंकि मैं उनके साथ शब्दों का खेल खेलने के मूड में नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब उन्होंने देखा कि ईशान वाकई सुरक्षाकर्मी को बुला रहा है तो वह गुस्से से चिल्लाईं। उन्होंने मुझे फिर से घूरा, फिर गुस्से में खड़ी हुई और अगली कुर्सी ले ली। मैं धीरे से उस कुर्सी पर बैठ गया जो केवल कंपनी के सीईओ के लिए थी। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और कुछ सहयोगियों और दुश्मनों को देखा।
कार्तिक भी मौजूद था और राजेश की सीट खाली थी क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं ढूंढा जा सका था। शुरू करते हैं, मैंने निर्देश दिया और वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। हम सभी को मैडम ब्लैक ने आमंत्रित किया था, इसलिए उन्हें कृपया हमें बताना चाहिए कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सीईओ की अनुमति के बिना ये बैठक आयोजित की। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, फिर तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़ी हो गईं। मैं जानती हूं कि आप सभी बहुत व्यस्त लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो अगर अभी नहीं सुलझाया गया तो पूरी कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है, उन्होंने गंभीर भाव से कहा। उनकी बातें सुनकर शेयरधारक तुरंत और अधिक केंद्रित हो गए और मुझे मानना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा उत्सुक था। कल खाते की जांच करते समय मुझे पता चला कि $1 मिलियन का हस्तांतरण एक विदेशी खाते में किया गया था। मैंने इसकी कई बार पुष्टि की है, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि कोई कंपनी के फंड का गबन कर रहा है। उन्होंने अपना बयान पूरा किया और पूरा कमरा फुसफुसाहटों से भर गया। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान थी और वह शायद इस तमाशे का मजा ले रहा था। ये कैसे संभव है? इतने बड़े लेनदेन को अधिकृत करने वाला एकमात्र व्यक्ति सीईओ है। सीईओ सम्राट, आपको हमें एक अच्छा स्पष्टीकरण देना होगा। शेयरधारक गुस्से में थे और उनमें से सबसे पुराने ने सीधे मुझसे स्पष्टीकरण की मांग की। ठीक है, मैं मैडम ब्लैक जिस बारे में बात कर रही हैं उससे पूरी तरह अवगत हूं और मैंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि इसे ठीक कर दिया जाए। जाहिरा तौर पर बैंक में थोड़ी गड़बड़ी थी और मेरे उन्हें अवगत कराने के बाद पैसा वापस आ गया था, मैंने शांति से कहा, इससे पहले कि मैं ईशान को वर्तमान रिपोर्ट दिखाने का इशारा करता। मेरी मां ने घबराकर कागजों में से एक पकड़ा और जब उन्होंने देखा कि उस पर क्या था तो घबराहट में कमरे से बाहर भाग गईं। चूंकि कोई समस्या नहीं है, आप सभी का दिन शुभ हो, मैंने कहा और खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। तुम निर्दयी कमीने। जैसे ही मैंने अपने दफ्तर में कदम रखा, मेरी मां की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों तक आई। मुझे लगता है कि निर्दयी और दुष्ट होना मैंने आपसे ही विरासत में लिया है, मैंने उन्हें शांत लहजे में जवाब दिया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? उन्होंने गुस्से से पूछा। मेरा भाई? मुझे याद क्यों नहीं कि मेरा कभी कोई भाई था? मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा और वह गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो गईं। दादाजी ने मुझे बताया कि उन्होंने पैसे से तुम्हारी मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। तो यही थी तुम्हारी पूरी योजना, कंपनी के खाते से पैसे ट्रांसफ़र करना और मुझे फंसाना, जिससे तुम्हारे बेटे को बचाया जा सके और तुम्हें सीईओ के पद से भी हटाया जा सके। क्या शानदार योजना है, मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। उनकी मदद ऐसी शर्तों के साथ आई जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकती। वह गुस्से से चिल्लाईं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम चाहते हो कि वह कंपनी का प्रभारी बने, मैंने गंभीर भाव से कहा। ये सही मायनों में उसी का है। उन्होंने गुस्से से मुझ पर चिल्लाया। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे वह लेने दूंगा जो मेरा है? क्या वह लायक है? मैंने गुस्से से उनसे पूछा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर वह ठीक हो जाता है और मुझसे लड़ने के इरादे से देश में आता है तो तुम्हें उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए, मैंने चेतावनी दी और वह डर से एक कदम पीछे हट गईं। मैं उनसे शांत व्यवहार करके थक चुका था, अब समय आ गया था कि उन्हें एक बार फिर उनकी जगह का एहसास कराऊं। तुम बेहतर होगा कि अपने पिता के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम उनका प्रस्ताव स्वीकार करती हो, वरना तुम चाहती हो कि तुम्हारा अनमोल बेटा मर जाए। मैंने सुना है कि सर्जरी न होने पर उसके पास अधिकतम 1 सप्ताह बचा है, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। वह अपना डर छिपा नहीं पाईं और उनका शरीर थोड़ा कांप गया। ईशान, इन्हें बाहर छोड़ दो, मैंने काम जारी रखने के लिए बैठते हुए निर्देश दिया। खुशी का दृष्टिकोण। पिछले 2 दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा था और आज मेरा स्कूल में तीसरा दिन था। मैं अपने कुछ सहपाठियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रही थी। कुछ ऐसे भी थे जो असभ्य और तर्कहीन थे, लेकिन मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। फिर मेरे बगल में मेरा सीटमेट है, जो व्याख्यानों के दौरान केवल सोता रहता है और अभी की तरह केवल प्रैक्टिकल में भाग लेता है। आज हम अपना पसंदीदा सूपों में से एक फ्रेंच अनियन सूप बनाने जा रहे हैं। श्री सुधीर ने हमारे सामने सामग्री को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने के बाद शुरुआत की। हम इसे भरपूर और सरल बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई हर कदम पर पूरा ध्यान दे और हम आगे बढ़ते हुए समझाते रहेंगे, उन्होंने कहा और मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई और नोट्स लेने के लिए अपना नोटपैड निकाल लिया। तुम जानती हो कि रेसिपी आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है ना? मेरे बगल से एक शांत पुरुष आवाज़ आई और मैं सदमे में उसकी ओर मुड़ी। ये पहली बार था जब उसने मुझसे कुछ कहने की पहल की थी। ये कैसी अभिव्यक्ति है? उसने भौहें सिकोड़कर मुझसे पूछा और मैं मुस्कुराई।
मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, मैंने अपने शुरुआती सदमे से बाहर आकर जवाब दिया। दिव्यांश, उसने ऊब भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। ठीक है दिव्यांश, आखिरकार तुमसे एक सामान्य बातचीत करके अच्छा लगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने मुस्कान वापस नहीं की, इसके बजाय उसने नज़र फेर ली। मुझे अपने ऊपर एक गर्म निगाह महसूस हुई और मैं उस दिशा में मुड़ी। मुझे एमी को हमेशा की तरह घूरते हुए देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं ही ज़्यादा सोच रही थी या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वह कमीनी इस स्कूल में मेरे पहले दिन से ही मुझे घूर रही थी। पायल के साथ जो हुआ उसके कारण मुझे पहले से ही एमी नाम से सख्त नफरत थी, और अगर उसने मुझे नाराज़ किया तो यह निश्चित रूप से उस पर भी हावी हो जाएगा। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और दिव्यांश ने भी बात करना बंद कर दिया, इसलिए मैंने बस श्री सुधीर जो कह रहे थे उस पर ध्यान केंद्रित किया। इसे पूरी तरह से तैयार होने में 55 मिनट लगते हैं, जिसमें तैयारी का समय 15 मिनट और पकाने का समय 40 मिनट है। लेकिन शेफ की गति के आधार पर इसमें अधिक समय भी लग सकता है, उन्होंने कहा, और मैंने तुरंत ज़रूरी बातें लिख लीं। इससे पहले कि हम खाना बनाना शुरू करें, हमें पहले ये जानना होगा कि हम क्या पका रहे हैं। इसलिए मैं अपने चुने हुए व्यंजन का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। फ्रेंच अनियन सूप या सूप आ ल ओरिगेनो ग्रेटिनी एक क्लासिक फ्रांसीसी व्यंजन है जो कैरामेलाइज्ड प्याज और बीफ स्टॉक या शोरबा से बनाया जाता है। सूप को ब्रेड और चीज़ के साथ ऊपर से सजाया जाता है, फिर इसे भरपूर चिपचिपी पूर्णता के लिए ग्रेटिन किया जाता है। इसे पारंपरिक रूप से हैंडल वाले रमीकिन या सिरेमिक क्रॉक में परोसा जाता है, उन्होंने कहा और हमें सिरेमिक क्रॉक दिखाया। उन्होंने इसे आगे वाले व्यक्ति को पास करने के लिए दे दिया। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वह है इस सूप को बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ का चुनाव करना। फ्रेंच अनियन सूप को पारंपरिक रूप से ग्रुएर से सजाया जाता है, लेकिन अन्य चीज़ों का भी उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम स्वाद के लिए अधिकांश फ्रेंच अनियन सूप को 3 चीज़ों से सजाया जाता है। इस रेसिपी में परमेसन, प्रोवोलोन और स्विस चीज़ की ज़रूरत होती है। अन्य लोकप्रिय विकल्पों में फोंटिना और मोज़ेरेला शामिल हैं। आप जो भी चीज़ चुनें, सुनिश्चित करें कि कंजूसी न करें। फ्रेंच अनियन सूप भरपूर और संतोषजनक होना चाहिए, उन्होंने हमें वे विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाते हुए जोड़ा जिनका वे उपयोग करना चाहते थे। क्या हम अब खाना बनाना और चखना शुरू कर सकते हैं? सामने की पंक्ति से एक छात्र ने पूछा, और पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। हम इस हिस्से को छोड़ नहीं सकते अनिकेत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि फ्रेंच अनियन सूप कैसा दिखता है और कैसा स्वाद लेता है, ताकि तुम्हें धोखा न दिया जा सके और तुम ये बताते हुए कोई भयानक मिश्रण न बना दो कि तुम मेरे छात्र हो, श्री सुधीर ने उससे कहा और हम सब फिर से हंस पड़े। जब भी मैं कोई नया व्यंजन सीखती हूँ तो बहुत उत्साहित महसूस करती हूँ क्योंकि मैं घर जाकर उसका अभ्यास ज़रूर करती हूँ। अब फ्रेंच अनियन सूप के लिए सबसे अच्छे प्याज कौन से हैं? फ्रेंच अनियन सूप पारंपरिक रूप से पतले कटे पीले प्याज से बनाया जाता है। आप लाल या सफ़ेद प्याज से भी स्वादिष्ट सूप बना सकते हैं, ये सिर्फ आपकी स्वाद वरीयताओं और आपके पास क्या उपलब्ध है इस पर निर्भर करता है, उन्होंने जारी रखा और हम सभी ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने सूप को कैसे स्टोर करना है, इसे कैसे दोबारा गर्म करना है और इसे कैसे फ्रीज करना है, ये समझाया। सब कुछ सैद्धांतिक रूप से समझाने के बाद उन्होंने आखिरकार बहुप्रतीक्षित प्रैक्टिकल शुरू किया। जब तक वह खत्म हुए तब तक पूरी कक्षा सूप की सुगंध से भर चुकी थी। हम सभी को इसे चखने को मिला और यह स्वर्ग जैसा था। तुम तो खाने की शौकीन हो, दिव्यांश ने कहा जब उसने देखा कि मुझे एक कटोरा परोसे जाने के बाद मैं कितनी खुश थी। मैं मानती हूँ कि मैं खाने की शौकीन हूँ, क्या तुम्हें अपने वाले में मदद चाहिए? मैंने उसके वाले तक पहुँचने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, लेकिन उसने तुरंत उसे दूर कर दिया। कितने कंजूस हो, मैंने मुंह फुलाकर कहा और वह थोड़ा हंसा। उसे हंसते हुए सुनकर मुझे सदमा लगा और मैं कुछ सेकंड के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। क्या, मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर लार टपकाने की ज़रूरत नहीं है, उसने मेरी अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे ज़्यादा हैंडसम लड़के देखे हैं, मैंने कहा और अचानक सम्राट का चेहरा मेरे दिमाग में कौंध गया। क्या तुम ठीक हो? दिव्यांश ने पूछा और मैंने उसके चेहरे पर शिकन देखी। मुझे लगता है कि मैं फिर से अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैंने आह भरी और धीरे से अपने सूप का एक घूंट लिया। दिव्यांश, इस सप्ताह के अंत में मेरे घर पर एक जन्मदिन की पार्टी है, ये निमंत्रण है, एमी ने जोर से कहा जबकि वह दिव्यांश की ओर निमंत्रण कार्ड बढ़ा रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वह कब चलकर आए और उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं अदृश्य थी। उसने जानबूझकर सबकी नज़र खींचने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची की थी। दिव्यांश ने उसकी ओर देखने या निमंत्रण लेने की परवाह किए बिना बस अपने सूप पर ध्यान केंद्रित किया। दिव्यांश, मैंने कहा,
मैंने तुम्हें पहली बार में ही सुन लिया था और मुझे दिलचस्पी नहीं है, उसने ठंडे लहजे में उसे रोका। कक्षा में दबी हुई हंसी की हल्की आवाज़ें थीं क्योंकि कोई भी उसका बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि हर कोई उससे इतना क्यों डरता है, लेकिन मुझे आशीष से पता चला कि वह उसकी सौतेली बहन थी। जाहिरा तौर पर वह माइकलसन परिवार की छोटी राजकुमारी है और वह हमेशा वही पाती है जो वह चाहती है। वह कैंपस में बड़े दबंगों में से एक भी है। तुम सब किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कक्षा में चारों ओर देखा। कुछ मजाकिया हुआ, इसलिए हम हंस पड़े, मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। गुस्से से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने मुझे नफरत से घूरा। कमीनी, क्या मैंने तुमसे बात की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे व्यवहार करने की जैसे तुम अछूत हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? उसने गुस्से से भौंका। वह एक लैंकेस्टर है और यह उसे घमंडी होने और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का अधिकार देता है। मीरा की गुस्से भरी आवाज़ दरवाजे से आई और मैं मुड़कर उसे तेजी से आते हुए देखने लगी। एमी की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई जब उसने मीरा को देखा। ऐसा लगा जैसे उनका कोई इतिहास रहा हो। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगी, मीरा ने घटिया तरीके से धमकी दी। मैं पिछली मीरा को देख सकती थी और महसूस किया कि यह भी उसका एक हिस्सा था जिसे वह केवल उन लोगों को दिखाती थी जिन्हें वह पसंद नहीं करती थी। चलो चलते हैं। मैंने इससे पहले आशीष को उसके पीछे नहीं देखा था और उसने एमी को घूरने के बाद वापस मेरी ओर देखा। वाह, क्या ये सुंदर नहीं है? तुम मुझे धमकाने के लिए बाहरी लोगों का साथ दे रहे हो। जो आने वाला है उसके लिए बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी, एमी ने गुस्से से उस पर चिल्लाया। मैं तुरंत चिंतित हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक मूर्खतापूर्ण गलतफहमी के कारण उसे चोट पहुंचे। तुम बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं शामिल हो जाऊं, दिव्यांश ने अचानक कहा और कक्षा में गहरी शांति छा गई। एमी ने सदमे में उसकी ओर देखा, फिर मुझे घूर कर देखा और गुस्से से दूर चली गई। क्या वह तुम्हारे लिए बाद में चीज़ें मुश्किल नहीं करेगी? मैंने चिंतित होकर आशीष से पूछा। वह बस मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर दिव्यांश की ओर बढ़ा। शुक्रिया देव, उसने कहा और उन्होंने एक विशेष हैंडशेक किया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैंने भ्रमित भाव से उनसे पूछा। मैं उससे पिछले साल मिला था और मैंने ही उसे पाक कला विभाग में भर्ती कराया था। उसने मेरी जान बचाई और मुझे पता चला कि वह एक अच्छा रसोइया है, आशीष ने संक्षेप में समझाया। मैंने देखा कि मीरा की अभिव्यक्ति अभी भी तनावपूर्ण और भ्रमित थी। क्या हुआ? मैंने भौहें सिकुड़कर उससे पूछा और उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे बताओ, मैंने जोर दिया और उसने लंबी आह भरी। मैंने उसे अभी बाहर देखा, मुझे नहीं पता कि वह स्कूल में क्यों है, लेकिन जो भी हो, मैं बस उसे तुम्हारे आसपास कहीं नहीं चाहती, उसने दांत पीसते हुए कहा। अगर सम्राट नहीं होता, तो और कौन उसे इतना नाराज कर सकता था? वह यहाँ क्यों था? खुशी का दृष्टिकोण। मुझे नहीं पता था कि वह अचानक स्कूल क्यों आया था और मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी। चलो चलते हैं, अगर वह दिखे तो बस उसे नज़रअंदाज कर देना, मीरा ने मुझसे कहा और मैंने सिर हिलाया। आशीष और दिव्यांश ने मेरे मूड को भांप लिया था और वे मुझे जिज्ञासु निगाहों से देख रहे थे, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। पर मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ों से बचने की कितनी भी कोशिश करें, वे हमेशा हो ही जाती हैं। जैसे ही मैं कक्षा से बाहर निकली, मीरा और बाकी लोग मेरे पास पहुंचे और हम कैफेटेरिया की ओर जा रहे थे। खुशी, क्या तुम कुछ मिनट निकाल सकती हो? श्री सुधीर की आवाज़ एक कोने से आई और वह किसी के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने मीरा और बाकी लोगों को मेरा इंतज़ार करने के लिए कहा क्योंकि मैं जल्दी से उनकी ओर चली गई जहां वह खड़े थे। जब तक मुझे एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहे थे, तब तक मेरे लिए कोई बहाना बनाने में बहुत देर हो चुकी थी। धन्यवाद, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये श्री सम्राट हैं, इन्होंने अभी अभी हमारे विभाग को बहुत सारे प्रीमियम उपकरण दान किए हैं और साथ ही ताज़ी सामग्री की दैनिक आपूर्ति के लिए भुगतान भी किया है। मैं उन्हें स्कूल का दौरा कराना चाहता था, लेकिन मेरी अगली क्लास कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे लगा कि क्या तुम उन्हें आसपास घुमाने में मेरी मदद कर सकती हो, श्री सुधीर ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने उत्साह और प्रशंसा से भरी आंखों से सम्राट की ओर देखा। सम्राट ने कुछ नहीं कहा और बस मुझे घूरता रहा। मैंने भी उससे नज़रें मिलाने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सर, मुझे बहुत अफसोस है, पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आशीष इस काम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि उसे विभाग के काम करने के तरीके और परिसर में घूमने के लिए कुछ अच्छी जगहों के बारे में अच्छा ज्ञान और समझ है।
आज मेरा इस स्कूल में तीसरा दिन है और मैं मुश्किल से ही किसी जगह को जानती हूँ। मैंने विनम्रता से मना कर दिया और साथ ही उन्हें एक बेहतर सुझाव भी दिया। इस तरह कोई भी नाराज नहीं होगा। ओह, मुझे माफ़ करना प्रिय, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम यहाँ नहीं हो, उन्होंने माफ़ी भरी मुस्कान के साथ कहा। आशीष, क्या तुम कृपया इधर आ सकते हो? उन्होंने तुरंत उसे बुलाया। आशीष आया और श्री सुधीर ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मुझे पहले बताई थी। उसे सम्राट को दौरा कराने में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। धन्यवाद, मुझे तुम पर भरोसा है। श्री सुधीर जल्दी से दूर चले गए। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो तुमसे कैफेटेरिया में मिलूंगा, आशीष ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा जबकि मेरे बालों को धीरे से ठीक किया। मुझे अपने ऊपर एक ठंडी निगाह महसूस हुई और मैंने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा। मेरी आंखें सम्राट की ठंडी निगाहों से मिली और उसकी निगाहें आशीष के हाथ पर टिकी थीं। क्या तुम मेरा बैग अपने साथ ले जा सकती हो? आशीष ने अपना बैग मुझे सौंपते हुए कहा। ठीक है, तुम क्या खाना चाहते हो, ताकि तुम्हारे आने से पहले मैं ऑर्डर कर सकूं? मैंने बैग लेने के बाद उससे पूछा। हमने पूरी तरह से सम्राट को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी बगल में बंधी हुई मुट्ठियों ने मुझे बताया कि वह उतना शांत नहीं था जितना वह होने का नाटक कर रहा था। मुझे उसे इस तरह देखकर थोड़ा खुशी हुई, कम से कम मैं अकेली तो नहीं थी जो पीड़ित थी। मैं वह खा लूंगा जो तुम ऑर्डर करोगी, आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि वह जानबूझकर इतना स्पर्शपूर्ण व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह सम्राट को परेशान करना चाहता था। जब से हम अलग हुए थे, मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके मन में सम्राट के लिए सख्त गुस्सा और नापसंदगी थी। तुम मेरी बाबे को क्यों छू रहे हो और मुस्कुरा रहे हो? दिव्यांश की आवाज़ अचानक हमारे पीछे से आई और हमने मुड़कर उसे धीरे से आते हुए देखा। सम्राट की आंखें मुझ पर टिकी थीं, शायद यह उम्मीद कर रहा था कि मैं उसके बाबे होने से इनकार कर दूंगी, लेकिन मैंने चुप रहना चुना। मिस लैंकेस्टर के कई प्रशंसक हैं, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह खूबसूरत है, इसलिए उसका प्रशंसित होना स्वाभाविक है, दिव्यांश ने जवाब दिया, इससे पहले कि मेरा हाथ पकड़ लेता। चलो चलते हैं, उसने कहा। हम मीरा और काव्या के पास वापस गए जो हमारा इंतजार कर रही थीं। मैंने सम्राट की प्रतिक्रिया देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया देखना भी नहीं चाहती थी। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब वह अचानक मेरे सामने आ गया था तो मैं समझा नहीं सकती थी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। क्या तुम ठीक हो? मीरा ने चिंतित होकर पूछा और मैंने सिर हिलाया, फिर कैफेटेरिया की ओर चली गई। सम्राट का दृष्टिकोण। मैं बस ये देखना चाहता था कि वह कैसी है, इसलिए मैंने उसके विभाग को दान दिया। अगर मैं एक डोनर के रूप में मिलने जाता तो वह ज़्यादा नहीं सोचती। मैंने विशेष रूप से उसके विभागाध्यक्ष से कहा था कि वह उससे मुझे स्कूल का दौरा कराने के लिए कहे, लेकिन उसने चतुराई से मना कर दिया। फिर कोई टैटू वाला छोकरा उसे बाबे कह रहा था और उसका हाथ पकड़ रहा था। मुझे अपने अंदर की हर बूंद को नियंत्रित करना पड़ा ताकि उस छोकरे के घमंडी मुस्कान वाले चेहरे पर मुक्का न मार दूं। श्री सम्राट, क्या आप दौरा शुरू करने के लिए तैयार हैं? दूसरे छोकरे ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। श्री आशीष, चलो चलते हैं, मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा। ये कोलमन है, माइकलसन नहीं, उसने दांत पीसते हुए सुधारा। तुम काफ़ी दिलचस्प व्यक्ति हो, दूसरे लोग माइकलसन कहलाने के लिए जान दे देंगे, लेकिन तुम इसे एक अभिशाप की तरह खारिज कर रहे हो, मैंने शांति से कहा, इससे पहले कि उसे रास्ता दिखाने का इशारा किया। वह तुरंत विभागीय इमारत से बाहर निकला और पेड़ों से ढके मनोरंजन क्षेत्र की ओर बढ़ा। मुझे याद है कि आपने अपने विश्वविद्यालय के दिनों में यहाँ एक कोर्स किया था और कुछ शोध भी किया था, इसलिए मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि आपको किसी से दौरा कराने की ज़रूरत क्यों है। या तो आप सिर्फ अकारण व्यवहार कर रहे हैं या आप बुढ़ापे के कारण चीज़ें भूलने लगे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसके सीधे मुंह पर ऐसी बात कहने की हिम्मत से काफ़ी प्रभावित हुआ। तुम्हें खुशी से दूर रहना चाहिए, मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है और हर कोई जानता है कि लैंकेस्टर परिवार और ब्लैक परिवार आपस में नहीं बनते, मैंने गंभीर लहजे में उसे चेतावनी दी। मैं तुम्हारे लिए भी यही कह सकता हूँ, लैंकेस्टर और ब्लैक परिवार भी आपस में नहीं बनते, उसने उतनी ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं तुम्हारे तौर तरीकों के संबंध में मैडम माइकलसन से बात करूंगा, मैंने भौहें सिकोड़कर कहा। जो चाहे करो, पर खुशी से दूर रहो, उसने चेतावनी दी और मुझे ये काफ़ी मनोरंजक लगा। जिस आखिरी व्यक्ति ने मुझे चेतावनी दी थी वह अभी भी लापता है, मैंने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए धमकी दी। वह अभी 21 साल की भी नहीं है, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुम्हारे और उसके बीच इतना बड़ा उम्र का फासला है।
अगर तुम कुछ देशों में होते तो तुम्हें पेडोफाइल कहा जाता, उसने घृणित भाव से कहा। उसकी अभिव्यक्ति ने आखिरकार मेरा नियंत्रण खो दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घृणा से देखने की। बॉस, हमें अब जाना होगा, ईशान की आवाज़ मेरे पीछे से आई। उसे ज़रूर पता चल गया होगा कि मैं गुस्से में था और कुछ होने से पहले ही वह जल्दी से आ गया। मैं तुरंत मुड़ा और कार की ओर चला गया, क्योंकि मुझे उस छोकरे को कुछ मुक्के मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा और पेडोफाइल कहने की। समीना का दृष्टिकोण, सब कुछ कहाँ गलत हो गया, मैं ये पता नहीं लगा सकी। मैंने पुष्टि की थी कि पैसा सफलतापूर्वक हस्तांतरित हो गया था और अस्पताल के खाते में जमा हो गया था। ये कैसे वापस आ गया? जब मैंने अस्पताल को फ़ोन किया तो उन्होंने पुष्टि की कि पैसा वाकई वापस कर दिया गया था, इसलिए मेरे बेटे की सर्जरी रोक दी गई थी। मैं पागल औरत की तरह गाड़ी चलाकर आए और घर पहुंचते ही मैं जल्दी से अपने पिता के कमरे की ओर भागी। मैं आपकी शर्तें स्वीकार करती हूँ, मैंने उनके कमरे में घुसने के बाद कहा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में जो हो रहा था उसे देखा, मैं घृणा में एक कदम पीछे हट गई। युवा नौकरानी तुरंत अपने कपड़े समेटकर कमरे से बाहर भागी। एक नौकरानी, तुम्हें कोई बेहतर नहीं मिल सका? मैंने घृणित भाव से उनसे पूछा। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने नाराज़गी भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वह परेशान लग रहे थे कि मैंने उनके अच्छे समय में बाधा डाली और मुझे घृणा की एक और लहर महसूस हुई। मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, उसकी सर्जरी के लिए पैसे तुरंत भेज दें, मैंने गंभीर भाव से कहा। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए मेरी ओर देखा, इससे पहले कि वह धीरे से अपना बाथरोब ठीक करते और मेरी ओर बढ़ते। तुम वाकई मेरी बेटी हो, तुम्हारी चालें मेरी तुलना में और भी ज्यादा कपटी और दुष्ट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे पास एक बेटा है जो बेहद होशियार है और हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहता है, उन्होंने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। आपके लोगों ने आपको पहले ही बता दिया होगा, इसलिए आप जितना चाहें उतना हंस सकते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और केवल उसी के लिए लड़ा जो सही मायनों में मेरा है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। मुझे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचते हैं, मुझे केवल अपने बेटे के जीवन की परवाह थी। आप अब पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैंने दोहराया और वह हंस पड़े। तुमने पहले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था और अब मैंने अपना मन बदल लिया है क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता कि तुम अपना वादा निभाओगी, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, जैसे वह किसी अजनबी से बात कर रहे हो न कि अपनी इकलौती बेटी से। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और देश छोड़ दूंगी, मैं घबराकर गुस्से से चिल्लाई। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, लेकिन जब तुम्हें थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो तुम बिना किसी चेतावनी के वापस आ गईं, उन्होंने भावनाहीन होकर कहा, और मैं जम गई। उनकी आंखों में वह भाव था जिसने मुझे बताया कि वह अपना मन नहीं बदलेंगे और वह गंभीर थे। पिताजी, कृपया, मैंने भीख मांगने के लिए अपना अभिमान एक तरफ रख दिया, लेकिन वह टस से मज नहीं हुए। पिताजी, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं अपने घुटनों पर बैठ गई, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। आप इतने निर्दयी क्यों हैं? आपकी क्रूरता के कारण माँ अवसाद से मर गईं और अब आप मुझे भी एक मृत अंत की ओर धकेल रहे हैं। मैंने कौन सा अपराध किया था जो इस दुनिया में आपकी बेटी के रूप में आए? मैंने लगभग आधे घंटे तक घुटनों पर भीख मांगने के बाद भी उनसे कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर गुस्से से चिल्लाया। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए तुम बेहतर होगा कि अपने बेटे के साथ जाकर रहो और उसके साथ उसके आखिरी दिन बिताओ, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, इससे पहले कि वह कमरे से बाहर चले जाते। मैं बस नफरत, गुस्सा, दर्द और घबराहट के मिले जुले भाव से उनकी पीठ को देखती रही। मैंने ज़रा भी देर नहीं की, क्योंकि मैंने तुरंत अपना पासपोर्ट पकड़ा और हवाई अड्डे की ओर भागी। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए पैसे पाने के संभावित तरीकों के बारे में सोचती रही। मैंने मदद के लिए सम्राट से भीख मांगने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, लेकिन उसका फ़ोन पहुंच से बाहर था। देश Z पहुंचने पर मैं जल्दी से अस्पताल पहुंची। मुझे उस कमरे में कोई नहीं मिला जिसमें मेरा बेटा होना चाहिए था, इसलिए मैंने अपने पति को फ़ोन किया, इससे पहले कि मैं जल्दी से ICU पहुंची। वहां पहुंचने पर मैंने उन्हें बेहद चिंतित भाव से टहलते हुए देखा। पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था उसकी तुलना में वह कमज़ोर और पतले लग रहे थे। अद्री, हमारे बेटे को क्या हुआ? वह अंदर क्यों है? मैंने उनसे पूछा। वह संकट में है, डॉक्टरों ने कहा कि उसके अंग विफल होने लगे हैं, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। उनकी आंखों में एक तरह की शत्रुता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और वह मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही हूँ, मैंने गुस्से से कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि पैसा कोई समस्या नहीं है, कि तुम इसे 1 महीने से भी कम समय में ले आओगी?
खैर 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और तुम्हें अभी भी नहीं मिला है। तुम कभी हमारे बेटे की हालत देखने भी नहीं आए। उन्होंने गुस्से से फटकार लगाए। क्या वह मुझे दोष दे रहे थे? क्या तुम सच में मुझे दोष दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि मैं इन 2 महीनों में किस दौर से गुजरी हूँ? और मैंने कितनी भीख मांगी और झेला है? मैंने दांत पीसते हुए पूछा जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम निश्चित रूप से किसी पीड़ित या अपने बच्चे की चिंता करने वाली माँ जैसी नहीं लगती हो। देखो तुमने क्या पहना है, महंगे कपड़े और गहने, ब्रांडेड बैग लिए हुए। क्या तुम्हें ये सब बेचने में मौत आती? उन्होंने गुस्से से मुझ पर चिल्लाया। मुझे अपनी चीज़ें क्यों बेचनी चाहिए? क्या मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए, इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि मैं चिंतित हूँ? मैंने भी गुस्से से उनसे पूछा, मुझे अपनी निजी चीज़ें क्यों बेचनी चाहिए? ये वे चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना भविष्य सुनिश्चित करती हूँ। जब मैं सस्ते कपड़े पहनने लगूंगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम उन्हें क्यों बेचोगी? हमारा बेटा मर रहा है और तुम्हें सिर्फ इन चीज़ों की परवाह है। उन्होंने मुझसे पूछा और अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वह मेरा गला घोंटना चाहते हों। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, मेरी कंपनी, मेरे सभी निवेश और अन्य कंपनियों के शेयर। और तुम 2 महीने तक देश में अपने पूर्व पति के साथ मौज मस्ती करने में व्यस्त रही, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। जब उन्होंने राजेश का नाम लिया तो मैं जम गई और अचानक मुझे घबराहट महसूस हुई। समीना, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि हमारी शादी से पहले तुम्हारा अपने पूर्व पति से आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया था? उन्होंने मुझसे पूछा और मैं कोई अच्छा स्पष्टीकरण या बहाना नहीं दे पाए। तुमने मुझसे 2 दशकों से ज़्यादा समय तक झूठ बोला। तुमने कभी तलाक लिया ही नहीं, जिससे हमारी शादी शून्य हो जाती है और हमारा बेटा एक नाजायज़ बच्चा बन जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे पता चला तो वह जीना चाहेगा? उन्होंने गुस्से से पूछा, लेकिन मैं अभी भी चुप रही। मुझे जवाब दो समीना, उन्होंने चिल्लाया और मेरे कंधों को जोर से पकड़ा। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा और मैं डर गई क्योंकि मैंने उन्हें इतना गुस्से में पहली बार देखा था। क्या मुझे उस लंगड़े बहाने पर विश्वास करना चाहिए? ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है। तुम हमारे बेटे को क्यों नहीं बचाना चाहती? उन्होंने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उनके हाथ मेरे कंधों पर कस गए और उनका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उनकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी क्योंकि वह मेरी आंखों में घूर रहे थे। अद्री, शांत हो जाओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ज़ैन को क्यों नहीं बचाना चाहूँगी? मैंने भ्रमित भौहों के साथ उनसे पूछा। समीना, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे पास विदेशी खाते और ज़मीन जायदाद हैं जिनकी कीमत हमारे बेटे को बचाने और आरामदायक जीवन जीने के लिए ज़रूरी पैसे से ज़्यादा है, उन्होंने निराश भाव से कहा। तुमने मेरी जासूसी की। मैंने गुस्से से उन्हें धक्का दिया और वह गुस्से में हंस पड़े। वह चीज़ें सब मेरी हैं, वह क्यों चाहते हैं कि मैं उन्हें बेच दूँ? वे मेरी दिवंगत माँ ने मुझे दी थीं, मुझे उन्हें क्यों बेचना चाहिए? मैंने गुस्से से उनसे पूछा। उन्होंने हताशा में अपने बाल खींचे और ऐसा लगा जैसे वह खुद को मुझे मारने से रोक रहे थे। हम अभी भी बहस कर रहे थे जब डॉक्टर अचानक आईसीयू में भागे और मशीनों की जोरदार बीप की आवाज़ आई। हम भी आगे बढ़े, लेकिन नर्सों ने हमें रोक लिया। हम केवल देख सकते थे कि वे ज़ैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके फीके और खून रहित चेहरे को देखकर मैं डर से धीरे से एक कदम पीछे हट गई। बीमार होने से पहले वह कैसा था, इसकी यादें मेरे दिमाग में दौड़ गईं और मुझे चक्कर आने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वह चला गया है और मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। क्या मैं वाकई उसे बचाने के लिए सब कुछ न बेचने के लिए स्वार्थी थी? लेकिन उसके बाद हम कैसे जीवित रहेंगे? आधे घंटे से ज़्यादा समय के बाद डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए और अद्री की आंखें लाल थीं। मैंने इनकार में सिर हिलाया, इससे पहले कि मैं आईसीयू में भागी। एक नर्स पहले ही ज़ैन के शरीर को एक सफ़ेद कपड़े से ढक रही थी। ज़ैन, बेटा, कृपया उठो, मैंने चिल्लाया जबकि मैंने कपड़े को हटा दिया और उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पाई क्योंकि मैं रोई और चिल्लाई जब तक कि मेरी ताकत खत्म नहीं हो गई। उसके शरीर को बाद में मुर्दाघर में ले जाया गया और अद्री सब कुछ संभालने चला गया। फिर जब वह अपना काम खत्म कर चुके तो जहां मैं बैठी थी वहां वापस लौटे। चलो हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ शांति से नहीं रह सकता और तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी शादी पहले तो कानूनी रूप से हुई ही नहीं थी, उन्होंने भावनाहीन होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारी शादी कानूनी नहीं है? ये यहाँ पंजीकृत है और रिकॉर्ड की गई है। मैंने राजेश को तलाक दे दिया है, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं, मैंने घबराकर कहा। सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं जैसे हमारा बेटा कभी अस्तित्व में ही नहीं था।
मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कहा, इससे पहले कि वह दूर चले जाते। मैं बस गुस्से में वहां बैठी रही क्योंकि मैंने उन्हें दूर जाते हुए देखा। अगर सम्राट ने पैसा वापस नहीं कराया होता तो जैन आज जिंदा होता। मैं निश्चित रूप से उसे चुकाऊंगी। मैं उन सभी को चुकाऊंगी। मयंक का दृष्टिकोण। क्या तुम मुझे सांस लेने दोगी, प्लीज? क्या मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ नहीं किया है? तुम इतनी कृतघ्न क्यों हो? मैं गुस्से से काव्या पर चिल्लाया, जो पिछले कुछ हफ्तों से सिरदर्द से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं कृतघ्न कैसे हूँ? मैं सिर्फ सैलून जाना चाहती हूँ और अपने बाल बनवाना चाहती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा है? उसने पलटकर चिल्लाया और मैंने हताशा में अपने बालों में उंगलियां फेरीं। मुझे तुम्हारे बाल बनवाने से कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुमने कहाँ इसे बनवाने का चुनाव किया। क्या तुम्हें उस हाई एंड सैलून में ही जाना होगा? मैंने भौहें सिकुड़कर उससे पूछा। हमारे पास मुश्किल से गुजारे के लिए पर्याप्त पैसा बचा था और अब वह एक हाई एंड सैलून में जाकर अपने बालों पर इतना पैसा खर्च करना चाहती थी। मैं बस अच्छा दिखना चाहती हूँ और तुम्हें इससे कोई समस्या लगती है, उसने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हारे अच्छा दिखने से कोई समस्या नहीं है, ये वह जगह है जहां तुमने इसे करने का चुनाव किया है, वह समस्या है, मैंने शांति से कहा। यह इतना महंगा नहीं है, आखिरी बार जब मैं वहां गई थी तो मुझे वाकई में। वह अचानक रुक गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा था। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पकड़ लिए। तुम वहां पहले गई हो? मुझे इस बात का पता कैसे नहीं चला? मैंने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए दांत पीसते हुए पूछा। मैं उमूम, मयंक, वह बिना कोई बहाना बनाए हकलाने लगी। उसे सदमा लगा था कि उसने गलती से राज खोल दिया था। वह कौन कमीना है जिसके साथ तुम मुझे धोखा दे रही हो? मैं गुस्से से चिल्लाया और वह डर से कांप उठी। मयंक, प्लीज मेरी बात सुनो, उसने कांपती आवाज में कहा। तो तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं वहां अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती? उसने बचाव करते हुए चिल्लाया। तुम्हारा अपना पैसा? काव्या, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे नाम पर कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, इसलिए कोई और बहाना सोचो। जो सोचना है सोचो, मुझे कभी कभार थोड़ा उचित उपचार मिलने में क्या बुराई है? उसने मेरे हाथों को अपने ऊपर से हटाया और कई कदम पीछे हट गई। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं उसके करीब बढ़ा और वह पीछे हटती रही जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम मुझ पर धोखा देने का आरोप क्यों लगा रहे हो? उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों के भाव ने उसे धोखा दिया। जब पायल ने मुझे बताया कि तुम्हारा मकान मालिक के साथ चक्कर चल रहा है तो मुझे वाकई में विश्वास नहीं हुआ। एक साला बूढ़ा आदमी। मैंने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और वह डर से सिहर उठी। क्या तुमने मेरी बजाय उस छोटी कमीनी पर विश्वास करना चुना? उसने मुझे अग्रीव्य अभिव्यक्ति के साथ गुस्से से घूरा। अगर पायल ने मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ अंतरंग होने की तस्वीरें नहीं दिखाई होती तो मैंने शायद उस पर विश्वास कर लिया होता। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से छुआ नहीं है? तुम मुझसे घिन आती हो। मैंने उसके पाखंडी चेहरे पर थप्पड़ मारने से खुद को रोकते हुए गुस्से से उसे घूरा। उसने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछे और घृणित भाव से मुझ पर व्यंग्य किया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया, कम से कम मुझे अब नाटक नहीं करना पड़ेगा। उसने मुझे वापस धकेला और बिस्तर की ओर चली गई जैसे कि वह कुछ मिनट पहले रो नहीं रही थी और पीड़ित होने का नाटक नहीं कर रही थी। अचानक हुए इस बदलाव से मैं स्तब्ध रह गया और कुछ सेकंड के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। नाटक नहीं करने का तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बिस्तर की ओर बढ़ा और उसे जोर से पकड़ा। तुम इतनी जोर से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो? क्या तुमने भी उस समय खुशी को धोखा नहीं दिया था? ये तुम्हारा कर्म है। उसने मुझे वापस धकेला और एक उपहास भरी अभिव्यक्ति के साथ मेरी ओर देखा। क्या तुम वह नहीं थी जिसने कहा था कि उसने मुझे धोखा दिया है? और क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे बेशर्मी से कैसे बहकाया था? मैंने गुस्से में एक फूलदान तोड़ दिया क्योंकि इस समय मैं केवल उसका गला घोंटना चाहता था। क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? क्या तुमने मेरे बहकावे के हर पल का आनंद नहीं लिया? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया? उसने कटाक्ष करते हुए पूछा जबकि मेरी ओर उपहास भरी मुस्कान के साथ देखा। भाड़ में जाओ, मैंने चिल्लाया जबकि उसके बाल पकड़ लिए। मुझे छोड़ दो मयंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसने मेरे चंगुल से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। तुम कमीनी, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए गए हर काम के बाद तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करती हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? मैंने उसके बाल और जोर से खींचे और वह चिल्लाए, मेरे बाल छोड़ो। आह, उसकी चीखें कमरे में भर गईं। जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद मैं बेहद गुस्से में और हताश महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने खुशी के साथ संबंध नहीं तोड़ा होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती।
मैं अब एक स्थिर नौकरी और अपने हर सपने के साथ विलासिता में रह रहा होता। कौन जानता था कि वह खोई हुई वारिस थी। काश मैं समय में वापस जा सकता और अपनी गलतियों को बदल सकता। वह कमीनी जिसे मैंने उसके ऊपर चुना था, वह अब मुझे कर्म के बारे में बताने में व्यस्त थी। मैंने उसे जोर से बिस्तर के किनारे की मेज की ओर खींचा और एक हथकड़ी निकालने के लिए दराज खोली। मयंक, तुम बेहतर होगा कि मेरे साथ वह बकवास न करो। हथकड़ी देखकर उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और ज़बरदस्ती उसके हाथों पर हथकड़ी पहना दी, इससे पहले कि उसे बिस्तर पर धकेल दिया। मयंक, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ में आखिरकार डर का एक संकेत था और डर से उसकी अभिव्यक्ति बेहद फीकी पड़ गई थी। मैं तुम्हें साबित करने जा रहा हूं कि वह बूढ़ा आदमी तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा जैसा मैं कर सकता हूं, और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुझे कभी न भूलो। मैंने मुस्कुराया जबकि धीरे से अपनी बेल्ट खोली और वह भागने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह बिस्तर से फिसल गई, लेकिन मैंने उसे वापस अंदर फेंक दिया, इससे पहले कि मैंने उसके कपड़े और अंडरवियर फाड़ दिए। उसके बड़े स्तन उसकी छाती पर शानदार ढंग से खड़े थे और मुझे अचानक अपने लिंग में खून का प्रवाह महसूस हुआ। मयंक, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें धोखा देने का मतलब नहीं था। जब मैंने उसके शरीर को सही जगह पर रखा तो उसने भीख मांगी। मैंने उसकी दलीलों को नज़रअंदाज किया और बिना परवाह किए कि वह तैयार थी या नहीं, अपनी कठोरता को उसके अंदर धकेल दिया। प्लीज़। जब मैंने निर्दयता से उसे धकेलना शुरू किया तो वह भीख मांगने लगी और चिल्लाए, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए गए हर काम के बाद तुम मुझे इस तरह चुकाती हो। जितना मैंने उसके धोखे के बारे में सोचा, मेरा धकेलना उतना ही तेज हो गया। पायल, प्लीज़ मेरी मदद करो। वह मदद के लिए रोई और चिल्लाए। मुझे यकीन था कि पायल उसे सुन सकती थी, लेकिन वह कभी भी उस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेगी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। और जब से मैं रैना से पैसे नहीं ले पाया था, तब से वह अजीब व्यवहार कर रही थी। मुझे कैसे पता होता कि उसने सम्राट के निर्दयी दोस्त गौरव के साथ संबंध बना लिया है। वह भेष में भेड़िया की शुद्ध परिभाषा है। अगर मैं उसकी क्रूरता का शिकार नहीं होता तो मैंने इस पर विश्वास नहीं किया होता। जैसे ही मेरे गुस्से में इजाफा हुआ, उसकी चीखें और तेज हो गईं, क्योंकि मैं हर उस चीज़ के बारे में सोच रहा था जो हाल ही में गलत हो रही थी। मैं पहले से ही हताश महसूस कर रहा था और इस कमीनी को मुझे धोखा देना ही था। तुम रोज़ाना मेरे लिए तैयार रहना, क्योंकि अब से ये तुम्हारी नई जिंदगी होगी। तुम एक वेश्या की तरह व्यवहार करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने अपने धकेलने की गति बढ़ा दी। ही सम्राट का दृष्टिकोण। मैं चाहे जितना भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूं, उस छोटे लड़के की छवि मेरे दिमाग में बार बार आ रही है जो उसके बालों को छू रहा था। बॉस, क्या आप ठीक हैं? ईशान ने पूछा जब मैंने वह दस्तावेज फेंक दिया जो मैं पकड़े हुए था। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उस छवि को मन से निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या श्री मिश्रा अपना प्रस्ताव लेकर आए? मुझे याद है कि वह हमारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे थे, है ना? मैंने अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू पाने के बाद उससे पूछा। हाँ बॉस, उन्होंने सूचित करने के लिए कॉल किया था कि वह दोपहर तक यहाँ होंगे। उसने तुरंत जवाब दिया और मैंने सिर हिलाया। जब वह आ जाएं तो मुझे बताना, मैंने कहा, फिर कंपनी के स्टॉक की जांच करने के लिए अपना टैबलेट उठाया। और कुछ? मैंने देखा कि वह रुका हुआ था और उसके चेहरे पर हिचकिचाहट का भाव था। मैडम लता के बारे में खबर है? उसने थोड़ा असहज होकर कहा। मेरा हाथ रुक गया और मैंने सुनने के लिए टैबलेट नीचे रख दिया। सर्जरी के लिए फंड की कमी के कारण उनका बेटा बचाया नहीं जा सका और ऐसा लगता है कि उनकी अपने पति से भी लड़ाई हुई है। उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी और उन्हें बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया। रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसने मेरे चेहरे के भाव को परखा। तुम मुझसे क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे? मैंने उसकी नज़र देखी और मुस्कुराते हुए हंस दिया। मुझे डर है कि धन वापस लेने के कारण वह निश्चित रूप से अपने बेटे की मौत के लिए आपको दोषी ठहराएंगी, उसने चिंतित स्वर में कहा। अगर वह बच भी जाता तो भी उन्हें मुझसे दिक्कत होती, इसलिए मुझे उनके मुझ तक पहुंचने पर कोई हैरानी नहीं है। जो बात मुझे वास्तव में हैरान कर रही है वह ये है कि उन्होंने उस बेटे को मरने दिया जिससे वह इतना प्यार करने का दावा करती थी। मुझे इस बात पर हंसी आई कि वह कितनी हृदयहीन हो सकती हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिनसे वह प्यार करने का दावा करती थीं। बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि उनके पास पैसा था लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करने से मना कर दिया? ईशान ने चौंक कर पूछा और मैं फिर हंस दिया। वह मेरी माँ है, मैं उन्हें अपनी हथेली की तरह जानता हूँ। उन्हें कम मत समझना, उनके पास तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा पैसा और संपत्ति है। वह उस तरह की इंसान है जो किसी और पर, यहाँ तक कि अगर वह उस इंसान की परवाह भी करती हो तो भी अपना एक पैसा खर्च करने के बजाय मरना पसंद करेगी।
मैंने शांत मुस्कान के साथ कहा। जब श्री मिश्रा आ जाएं तो मुझे सूचित करना, मैंने निर्देश दिया और वह भौचक्का होकर सिर हिलाकर मेरे दफ्तर से बाहर निकल गया। क्या माँ है? मैं हंसा। मुझे याद आया कि उन्होंने कैसे कहा था कि मैं उनके बेटे की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अंत में उन्होंने केवल अपनी परवाह की। और यह अच्छी बात है कि मैं हमेशा आगे की योजना बनाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह इसी तरह बर्ताव करेंगी। मुझे अब भी याद है कि उनके पति श्री सिंघानिया ने मुझसे फ़ोन पर कितनी नफरत से बात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं उनके मासूम बेटे को क्यों मारना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी मां के विदेशी खातों और संपत्तियों की सूची वाली फाइल भेजी तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब वह जानते हैं कि वह इन वर्षों से किस तरह की महिला से प्यार कर रहे थे, और वह उनसे जिंदगी मुश्किल बनाने की चाहत रखने के बजाय तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने जितना होशियार थे। रिंग रिंग। जिस फ़ोन कॉल का मुझे इंतज़ार था, आखिरकार वह आया और मैंने मुस्कुराते हुए उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मेरी माँ की गुस्से से भरी आवाज़ लाइन पर आई। मैं कभी तुम्हारे साथ किसी प्रतियोगिता में नहीं था, लता, मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। वह दंग रह गईं कि मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा और कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं। ओह, अब समझ में आया, तुमने जंग का ऐलान कर दिया है, उन्होंने आक्रामक ढंग से कहा। मैं एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, मेरे पास तुम्हारे घटिया खेलों के लिए समय नहीं है, मैंने अपनी उंगली मेज पर थपथपाते हुए जवाब दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए तैयार रहो, उन्होंने एक भयावह आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। मैं जानता था कि ये दिन आएगा और यही मुख्य कारण था कि मैंने खुशी को जाने दिया। ये बेहतर है कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारे विरोधियों को पता न चले, अन्यथा इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ ज़रूर किया जाएगा। यह मेरे दादाजी ने तब कहा था जब हमारा बच्चा मरा था। मुझे तब तक उनका मतलब समझ नहीं आया था जब तक कि यह पल नहीं आया। लेकिन क्या लता सच में उसे जाने देंगी? खटखट। मेरे विचारों को दरवाजे पर दस्तक ने बाधित किया। अंदर आओ, मैंने बिना सिर उठाए कहा। बधाई हो, मैंने अच्छी खबर सुनी, कार्तिक की आवाज़ दरवाजे की दिशा से आई और मैंने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। अब एकमात्र वैध वारिस के रूप में तुम्हारी स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई तुम्हें फिर कभी धमकी नहीं देगा, उसने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। यह अच्छा है कि तुम्हें आखिरकार थोड़ी समझ आ गई है और तुमने उसके लिए लड़ना बंद कर दिया है जो तुम्हारा नहीं है। इस कंपनी में कर्मचारी होना भी मेरी दया के कारण है, मैंने ठंडेपन से कहा और उसका चेहरा तुरंत दबी हुई नाराज़गी से काला पड़ गया। उसे यह बताया जाना नफरत था कि वह वास्तव में ब्लैक परिवार से संबंधित नहीं है। तुम्हें खुशी हो रही होगी कि तुम्हारा भाई मर गया, लेकिन लता तुम्हें कभी नहीं बख्शेगी, उसने उपहास भरे स्वर में कहा। मेरा कभी कोई भाई नहीं था और मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो वह मेरे पास क्यों आएगी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। और तुम दूसरे लोगों के काम में बहुत दिलचस्पी लेते हो, अगर तुम अपने काम में वही समय और ऊर्जा लगाओ तो तुम्हारा विभाग इतना विफल नहीं होगा, मैंने जोड़ा और उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया क्योंकि उसकी मुट्ठी उसकी बगल में बंधी हुई कांप रही थी। तुम्हें बेहतर, मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ और बहन के साथ ब्लैक परिवार के घर से बाहर चले गए हो। तुमने दादाजी से कहा था कि तुम एक नई शुरुआत चाहते हो। क्या नई शुरुआत की तुम्हारी परिभाषा यह है कि कंपनी के फंड का गबन करके अपनी खुद की कंपनी स्थापित की जाए? मैंने उसे ठंडेपन से बीच में टोका और वह जम गया, फिर तुरंत अपने भाव छिपा लिए। मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और बेहतर होगा कि तुम मुझ पर उस चीज़ का आरोप न लगाओ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, उसने दांत पीसते हुए मुझ पर घूरते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिस पर आरोप लगा है उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज़्यादा है? तुम उस व्यक्ति की तरह लग रहे हो जिसकी चालों का पर्दाफाश हो गया है, मैंने शांत आवाज़ में कहा और एक फोल्डर उसकी ओर फेंक दिया। उसने तुरंत उसे खोला और उसके चेहरे के भाव देखने लायक थे। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं नोटिस नहीं करूंगा? मैंने व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है जो मुझे तब भी सचेत करती है जब खातों से $1 भी गायब होता है। मैं तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन तुम हाल ही में और भी लालची होते जा रहे हो, मैंने धूर्तता भरी मुस्कान के साथ कहा। उसे पढ़ने के बाद उसने फाइल नीचे रखी और नफरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। बहुत से लोग हैं जो मुझे अपनी नज़रों से मारना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह असंभव है, मैंने ठंडेपन से कहा। तुम क्या चाहते हो? उसने गुस्से से पूछा और मैं धीरे से मेज पर अपनी उंगली थपथपाते हुए सोचने लगा। अभी के लिए कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा जब तुम मेरे लिए उपयोगी होगे, और याद रखना कि मेरे पास तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, मैंने गंभीर लहजे में कहा। वह केवल गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच सका और चुप रहा। अगर वह मेरी लक्ष्मण रेखा पार करता है तो मुझे उसे जेल भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
तुम अब जा सकते हो, मैंने ठंडेपन से कहा। वह चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बॉस, ईशान चिंतित भाव से अंदर घुस आया। क्या गड़बड़ है? मैंने भौहें सिकुड़कर उससे पूछा, क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसे इतना क्यों परेशान कर दिया। मैडम लता ने मयंक को फ़ोन किया और उसे बताया कि वे योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। उसने रिपोर्ट किया और मैंने और भी ज़्यादा भौहें सिकुड़ीं। वह उसके साथ क्या योजना बना सकती है? और बॉस, जिस आदमी को हमने मयंक पर नज़र रखने के लिए तैनात किया था, उसने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि उसके अपार्टमेंट में एक और लड़की है। सावधानीपूर्वक जांच के बाद हमें पता चला कि वह कौन है। वह रुका और मैंने उसे जारी रखने का इशारा किया। वह मिस खुशी की दत्तक बहन पायल है। जैसे ही मैंने नाम सुना, मैं तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचा। लता खुशी के पीछे पड़ना चाहती हैं, लेकिन क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि वह खुशी के पीछे पड़ना चाहती हैं? मैंने उससे पूछा और उसने भौहें सिकुड़ीं। शायद वह सोचती हैं कि मिस खुशी को नुकसान पहुंचाने से आपको और लैनकास्टर परिवार को भारी झटका लगेगा। एक तीर से दो शिकार। जैसे ही उसने मेरे विचारों की पुष्टि की, मैंने तुरंत अपना जैकेट उठाया और जाने के लिए निकल पड़ा। माधव को फ़ोन लगाओ, उसे बताओ कि वह मुझसे हमारी सामान्य जगह पर मिले। मैंने दफ्तर से जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए निर्देश दिया। हमें खुशी को उसकी जानकारी के बिना बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। राष्ट्रपति सम्राट, मैं आपके दफ्तर आ रहा था। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरी ओर लपका। श्री मिश्रा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने उससे अधीरता से पूछा। मैंने पहले एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मुझे आज चर्चा के लिए आने को कहा गया था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपका प्रस्ताव शानदार है, लेकिन आपके बेटे आस्टन की मेरे बारे में राय खराब लगती है। इसलिए मुझे विनम्रतापूर्वक आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा, मैंने ठंडेपन से कहा और वह पीला पड़कर वहीं खड़ा रह गया, जबकि मैं आगे बढ़ गया। इस समय मेरे पास तुच्छ चीज़ों से निपटने का समय नहीं था। सम्राट का दृष्टिकोण। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही माधव इंतजार कर रहा था। वह बेहद चिंतित लग रहा था और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ईशान ने उसे पहले ही जानकारी दे दी होगी। मैं उस पर हाथ हल्का रख रहा था क्योंकि वह तुम्हारी माँ है, उसने गुस्से से कहा। मैं शांति से बैठ गया और अपने लिए एक गिलास विस्की डाली और एक घूंट लिया, फिर उसकी ओर देखा। तुम्हें मेरे रिश्ते की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वह करो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? वह अचानक खुशी को नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हुई है, यहाँ तक कि हर उस व्यक्ति को इकट्ठा कर रही है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसने भौहें सिकुड़कर मुझसे पूछा। मैंने उसे हाल ही में हुई घटनाओं का संक्षिप्त सारांश दिया कि कैसे लता के बेटे की मृत्यु हुई और उनके पति ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। तो वह सारा दोष तुम पर डाल रही है, इसके बावजूद कि उसने अपने पैसे से उसे बचाने से मना कर दिया था। उसने उलझन भरे भाव से पूछा। वह एक खतरनाक पागल औरत है, उसने घिनौने भाव से जोड़ा। अब तुम्हारी क्या योजना है? उसने गंभीर लहजे में पूछा और मैं बस अपने गिलास को देखता रहा। मैंने शुरू में भविष्यवाणी की थी कि लता उस पैसे के न मिलने पर भी अपने बेटे को बचा लेंगी जिसकी वह तलाश कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने उनकी क्रूरता के स्तर को कम आंका था। तुम्हारी कोई योजना नहीं है। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने भौहें सिकुड़ीं। उन्होंने मयंक को फ़ोन किया, इसलिए मुझे लगता है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं। पायल भी मयंक के यहाँ ठहरी हुई है। मैंने धीरे धीरे अपना गिलास घुमाते हुए उसके चेहरे के भाव देखे। मैं जानता था कि उसे पायल को आज़ाद करने का पछतावा है, लेकिन पछतावे की कोई दवा नहीं होती। अब सबसे अच्छी बात यह है कि मयंक और बाकी सब पर नज़र रखी जाए, उनकी हर हरकत पर निगरानी रखी जाए, मैंने सुझाव दिया और उसने सिर हिलाया। मैं अपने कुछ लोगों को उनकी निगरानी के लिए नियुक्त करूंगा और मैं खुशी के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दूंगा, उसने जाने के लिए उठते हुए कहा। मैंने तुम्हारे सबसे उत्कृष्ट छात्र को स्कूल में देखा, वह खुशी की ही कक्षा में लगता है, मैंने कहा जब मुझे गोदना गुदवाए हुए उस लड़के की याद आई जिसने पिछली बार उसे दूर ले गया था। ज़्यादा मत सोचो, मैं बस चाहता हूं कि वह वही करे जिसके लिए वह जुनूनी है और उसने एक पेशेवर शेफ बनना चुना है, उसने रक्षात्मक रवैये के साथ कहा। मैं उसके पास गया और उसके चेहरे के भावों को परखा। वह व्यक्ति है जिसे मैं बरसों से जानता हूं और मैं उसे आसानी से भांप सकता हूं। माधव, हमारी दोस्ती की खातिर मेरे मामलों में दखल देना बंद करो, मैंने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी और वह मंद मंद मुस्कुराया। जो कुछ भी मेरी बहन से जुड़ा है, वह मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि वह आगे बढ़े और हर अप्रिय याद को भूल जाए। दक्ष एक अच्छा लड़का है, वह बहुत समझदार और धैर्यवान है, ये वो गुण हैं जिनकी तुम में कमी है। वह मुड़ा और अपनी बात पूरी करके चला गया। मैं मिश्रित भावनाओं के साथ उसकी पीठ को देखता रहा, ये सोचकर कि हमारा रिश्ता कब इतना ठंडा और दूर का हो गया।
मुझे याद है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अब हम हर बात पर असहमत होते हैं। बॉस, 1 घंटे में आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। ईशान की आवाज़ ने मेरे विचारों को बाधित किया और मैं उसकी ओर मुड़ा। क्या मैं उसके लिए सच में इतना बुरा था? वह अचानक पूछे गए सवाल से दंग रह गया। नहीं बॉस, आप मिस खुशी के लिए बहुत अच्छे थे, बस वह जवान है और शायद आपसे ज़्यादातर प्रेमियों की तरह ज़्यादा रोमांटिक होने की उम्मीद करती थी, उसने तुरंत कहा, और जब उसने देखा कि मैं भौहें सिकोड़ रहा हूँ, तो वह तुरंत घबरा गया। वह जवान है। क्या मैं बूढ़ा हूँ? हम दोनों में सिर्फ 8 साल का अंतर है, क्या मैं बूढ़ा हूँ? मैंने गुस्से से कहा। नहीं, 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 बॉस, मेरा मतलब था कि आप पुराने ख्यालों के थे, उसने जल्दी से समझाया, लेकिन इससे मुझे कोई बेहतर महसूस नहीं हुआ। आपने उसे तोहफे नहीं दिए, रोमांटिक डेट्स पर नहीं गए, फूल नहीं खरीदे। ऐसी चीज़ें लड़कियों को खास महसूस कराती हैं और उन्हें अपने साथी से प्यार महसूस होता है, उसने जोड़ा, और मैंने ये याद करने की कोशिश की कि क्या मैंने इनमें से कोई भी चीज़ की थी। मैंने आह भरी और एक ही घूंट में अपना गिलास खाली कर दिया। ऐसी कोई याद नहीं थी। क्या यही कारण था कि उसने अचानक मेरे लिए अपनी भावनाएं खो दीं? चलो, मैंने उससे कहा जब मैं वापस कार की ओर बढ़ा। खुशी का दृष्टिकोण। सम्राट के साथ मुलाकात को 2 दिन हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि मैं रोई नहीं और न ही उदास महसूस किया। मैं बस ठीक थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को उससे नफरत करने के लिए तैयार नहीं कर पाए और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ झेल रहा है, क्योंकि वह, मुझे याद है, उससे ज़्यादा पतला लग रहा था। तुम लगभग 20 मिनट से उस सलाद को घूर रही हो, क्या वह इतना खूबसूरत है? दक्ष की आवाज़ ने मुझे विचारों से बाहर खींचा और मैं हंस पड़ी। तुम क्या सोच रही हो? उसने मेरे चेहरे के भावों को देखते हुए पूछा। मैंने उसे जवाब देने से बचने के लिए अपना सलाद खाना शुरू कर दिया और उसने भी संकेत समझ लिया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने मुड़कर देखा तो मीरा और शालिनी तेजी से हमारी ओर आ रही थीं। खुशी, क्या तुमने आश्टन के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना? शालिनी बैठते ही पूछी। मेरा सीना तुरंत कस गया और मैंने उम्मीद की कि यह वह नहीं होगा जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। मेरा चचेरा भाई माइकलसन के घर काम करता है, उसने उसे कुछ सैनिकों द्वारा बेरहमी से कोड़े मारते हुए देखा और उसकी सौतेली माँ ने उसकी चोटों पर शराब डाल दी। फिर उन्होंने उसे घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जब तक कि उसके पिता ने उसे गुपचुप तरीके से अस्पताल नहीं पहुंचाया, उसने चिंतित होकर समझाया। क्षण, मेरे हाथ से कांटा गिर गया क्योंकि मैंने उसके द्वारा कही गई घटना की कल्पना की। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है जब वह पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आया था। उसने मुझे बताया था कि वह स्कूल नहीं छोड़ता क्योंकि वह उस नरक से उसका एकमात्र बचाव था। देखो, वह मुस्कुरा रही है और ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसका दिल कितना काला होगा, मीरा ने गुस्से से कहा, एमी की ओर घूरते हुए जो अपने चमचों के साथ हंस रही थी। उसे नज़रअंदाज करो, मैंने कहा, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी आश्टन के साथ हुई घटना में उलझा हुआ था। तुम नहीं जानती कि वह क्या कह रही है, इसलिए तुम इतनी शांत हो, शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने उसे जारी रखने के लिए भौं उठाए और उसने एमी की ओर घूरा। वह अफवाह फैला रही है कि सम्राट उसमें दिलचस्पी रखता है और उसने आश्टन को उसके खिलाफ जाने के लिए सज़ा भी दिलवाई। वह कहती है कि उनकी सगाई होने में बस समय की बात है। मीरा ने शालिनी की बात सुनते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। क्या उसे लगता है कि सम्राट अंधा है? ओह प्लीज़, उस ध्यान खींचने वाली को नज़रअंदाज करो, उसने घिनौने भाव से कहा। एमी की कोई भी अफवाह मेरी चिंता नहीं थी। शालिनी ने जो कुछ भी कहा, उससे मुझे केवल यही पता चला कि आश्टन के साथ जो कुछ हुआ उसमें सम्राट का हाथ था। उसे पिछले दिन बुरा लगा होगा और उसने आश्टन पर अपना गुस्सा निकाला होगा। वह हमेशा एक तुच्छ व्यक्ति रहा है। तुम्हारी अभी क्लास है ना? मैंने मीरा से पूछा और उसने सिर हिलाया। फैशन डिज़ाइन विभाग के छात्र हमेशा देर से स्कूल से निकलते हैं। ठीक है, मैं पहले आश्टन से मिलने जाती हूँ। शालिनी, तुम्हें पता है कि कौन सा अस्पताल है? मैं खड़ी हुई और अपना सामान पैक किया। सैन्य अस्पताल, ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अंदर जा पाओगी। वे बहुत सख्त हैं, उसने चिंतित स्वर में कहा। मैं वहाँ किसी को जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दक्ष ने मुझे बीच में टोका और इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाती, वह पहले ही मेरे बगल में खड़ा हो गया था। सावधान रहना बहन, बाद में मिलती हूँ। जब मैं जाने के लिए मुड़ी तो मीरा ने कहा। जैसे ही हम स्कूल के गेट से बाहर निकले, मेरा शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया क्योंकि मुझे अपनी पीठ पर एक गर्म नज़र महसूस हुई। पीछे मत देखो, बस ऐसे ही काम करो जैसे तुम्हें पता नहीं है। याद है मैंने तुम्हें कल क्या सिखाया था? दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा और मैंने तुरंत गहरी सांस ली। मैंने देखा था कि कोई मुझे कई दिनों से देख रहा था और कल मैंने आखिरकार दक्ष की मदद से पुष्टि की कि वह व्यक्ति कौन है।
हाल ही में हो रही हर चीज़ ने मुझे पायल के खिलाफ अपनी चौकसी कम करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, उसने कहा और मैंने सिर हिलाया। माधव ने मुझे लड़ना सीखने की अनुमति दे दी है, कम से कम जब ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव करने के लिए। दक्ष उसका छात्र है जिस पर वह भरोसा करता है, इसलिए उसने उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरा अंगरक्षक बनने के लिए नियुक्त किया है। वह ज़्यादा हताश लग रही है क्योंकि वह अब पहले की तरह छिपती नहीं है, उसने मुझे सूचित किया। इसका मतलब है कि वह जल्द ही किसी भी समय हमला कर सकती है, इसलिए मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे ही भवन में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा, उसने मुझे एक हेलमेट सौंपने से पहले जोड़ा। मैं इसे घूरते हुए भ्रमित थी, लेकिन कुछ मिनट बाद वह एक बाइक के बगल में रुक गया। कुछ मिनट बाद हम अस्पताल पहुंचे और मैंने जयंत को फ़ोन किया ताकि वह हमें अंदर ले जा सके। धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा और उसने विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह हमें आश्टन के कमरे तक ले गया और फिर चला गया। वह अजीब क्यों व्यवहार कर रहा था। उसके जाने के बाद दक्ष ने भौहें सिकुड़ीं। पहले कुछ हुआ था, इसलिए जब भी हम मिलते हैं तो थोड़ा अजीब हो जाता है, मैंने उसे स्पष्ट जवाब दिया। तुम्हारे पीछे इतने सारे लड़के पागल हैं, उसने मजाक किया। मेरे प्यार में मत पड़ जाना, मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ उठाते हुए मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हें बेहतर तरीके से मिस्टर ब्लैक से माफ़ी मांगने का कोई रास्ता निकालना होगा और उनसे हमारे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की भीख मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ के साथ नरक में भेज दूंगा। खुशी का दृष्टिकोण। जैसे ही हमने कमरे से आती हुई डांट सुनी, हम रुक गए। मेरी जान, शांत हो जाओ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह माफ़ी मांगे, महिला की कठोर डांट के बाद एक आदमी की आवाज़ आई। तुम बेहतर चुप रहो, क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा? तुम मेरी पीठ पीछे उसे अस्पताल ले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महिला ने फिर डांटा। मैं पहले ही जान चुकी थी कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है, जो एमी की भी माँ है। मैंने गहरी सांस ली और दक्ष की ओर देखा, फिर कमरे में चली गई। तुम्हारा बेकार बेटा एक बोझ है। जब हम अंदर आए तो महिला अपनी डांट जारी रखने वाली थी। उसने भौहें सिकुड़कर मेरी ओर देखा, फिर उसकी आंखों में नफरत की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वह जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। हम बिस्तर के पास गए और आश्टन हमें देखकर घबराया हुआ लगा और उठने की कोशिश की। आराम करो, हम ये देखने आए हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, दक्ष ने उसे वापस लेटने में मदद करते हुए कहा। मैं खुश थी कि हम दोनों में कमरे में मौजूद दो अन्य लोगों से कुछ भी न कहने की मौन सहमति थी, लेकिन महिला की घूरना नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने उसके पूरे शरीर पर बंधी पट्टियों को देखते हुए पूछा। वह अपनी पीठ के बल नहीं लेट सकता था क्योंकि वह बुरी तरह से घायल थी, इसलिए वह करवट लेकर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत खून खो दिया था क्योंकि उसका चेहरा बेहद पीला था। मैं अभी अभी एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूं और मुझे एक रूममेट की ज़रूरत है, क्या तुम दिलचस्पी रखते हो? दक्ष ने किनारे पर महिला के काले पड़ते भावों की परवाह किए बिना सीधे उससे पूछा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने और इतना असम्मानजनक व्यवहार करने की? वह आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर तुम दिलचस्पी रखते हो तो मैं तुम्हें शिफ्ट होने में मदद करूंगा और अगर कोई समस्या होती है तो सर सेबेस्टियन मदद कर सकते हैं। दक्ष से बात करता रहा जैसे कि वह मौजूद ही नहीं थी। ये कमीना कहाँ से आया? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, महिला असम्मानित महसूस करके गुस्से से चिल्लाई। मैंने मैडम माइकलसन के बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे स्वीकार करना होगा कि आप वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसा लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे वह शिष्टता या उच्च वर्ग का तौर तरीका नहीं दिख रहा है जिसके बारे में वे बात करते हैं। मैंने उसकी काली पड़ती अभिव्यक्ति को देखते हुए हल्के से हंसा। मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आप अपने बड़ों के लिए सम्मान नहीं रखती हैं। लैनकास्टर परिवार के बच्चे से मैंने इससे कम की उम्मीद नहीं की थी, उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए ताना मारा। आपकी प्यारी बेटी एमी भी कोई बेहतर नहीं है, मुझे लगता है कि उसे अपनी बेशर्मी और साजिश रचने की मानसिकता आपसे मिली है, मैंने भड़काने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। कम से कम मैंने उसे पाला है, आपकी तरह नहीं जिसे अपराधियों के झुंड ने पाला और छोटी उम्र में नर्तकी बनने पर मजबूर किया गया। फिर जब आप आखिरकार वापस आईं, तो आपने एक नाजायज़ बच्चे से सम्राट ब्लैक को फंसाने का फैसला किया, लेकिन आपकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। इसलिए आपकी तुलना में मेरी बेटी को संत माना जाता है, उसने हंसते हुए मजाक उड़ाया। मैं थोड़ा ठिठकी, लेकिन तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया। दक्ष ने मेरी पीठ पर हल्के से थपथपाया। अगर हमें अतीत के बारे में बात करनी है तो आपको शायद किसी और महिला के पति को चुराने और उस बेचारी महिला को मौत के घाट उतारने के लिए फांसी या पत्थर मारा जाना चाहिए, मैंने कहा, फिर उसके बगल में चुपचाप और डरपोक दिख रहे आदमी की ओर देखा।
कम से कम मैंने एक सुंदर और सफल आदमी को चुना, न कि आपकी तरह एक कठपुतली से समझौता किया। मैंने जोड़ा और उसका चेहरा दबी हुई नाराजगी से लाल हो गया। आस्टन, जब तुम शिफ्ट होना चाहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैंने परेशान करने वाली महिला को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा। अगर तुम माइकलसन परिवार से बाहर गए तो बेहतर होगा कि तुम फिर कभी वहां कदम न रखो। उसने आस्टन पर चिल्लाया, लेकिन वह बस मुस्कुराया। आपको ये शब्द कहते हुए सुनने के लिए मैंने कितने समय तक इंतजार किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और वह ऐसी लग रही थी कि किसी को मारने वाली हो। पाह, उसने गुस्से में अपने पति को थप्पड़ मारा, फिर कमरे से बाहर निकल गई। बेशर्म आदमी तुरंत उसके पीछे भागा। तुम पिछले जन्म में बहुत दुष्ट इंसान रही होगी कि तुम्हें इतना बेकार पिता मिला, दक्ष ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, और हम सब हंस पड़े। क्या तुम अपार्टमेंट को लेकर गंभीर हो? आस्टन ने गंभीर भाव से पूछा। बेशक, तुम्हें बस बेहतर होना है और शिफ्ट होना है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कुछ सेकंड के लिए उसके पीले चेहरे को देखा और उस सवाल को पूछने से खुद को रोक नहीं पाई जो मेरे दिमाग में था। क्या तुमने सम्राट को नाराज किया था? हमने बस कुछ शब्द बोले, मुझे नहीं पता था कि उसका अहंकार इतना नाजुक है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। अगली बार उससे बचना और खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसने मुझे माफ़ी मांगने से पहले ही बीच में टोका। मुझे पता था कि उसने सम्राट को नाराज करने का एकमात्र कारण मैं ही थी। हमें अब जाना होगा, दक्ष ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। जल्द मिलते हैं, आस्टन ने हमें मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया जब हम चले गए। जैसे ही हम अस्पताल से बाहर निकले, एक परिचित दिखने वाला आदमी हमारी ओर आया। मैं ये सोच रही थी कि मैंने उस आदमी को पहले कहाँ देखा है, तभी दक्ष ने तुरंत मुझे अपने पीछे खींच लिया। नमस्ते मिस खुशी, मुझे नहीं पता कि आपको मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन मैं हरिओम हूँ, पुराने मास्टर ब्लैक का सहायक। उसने अपना परिचय दिया और मुझे आखिरकार उसे ब्लैक परिवार के निवास पर कुछ बार देखने की याद आई। नमस्ते श्री हरिओम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने भौहें सिकुड़कर उससे पूछा। मैंने उसे कुछ ही बार देखा था, हमने कभी बात नहीं की, इसलिए उसका अचानक संपर्क करना हैरान करने वाला था। पुराने मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, उसने कोने में खड़ी एक काली कयेन की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि दादाजी अचानक मुझसे क्यों बात करना चाहेंगे। मुझे याद आया कि सब कुछ होने पर उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला तो उन्होंने लता की रक्षा की थी। मैं जल्दी आती हूँ, मैंने दक्ष से कहा और कार की ओर बढ़ी। मैं ये जानने को उत्सुक थी कि वह क्या कहना चाहते हैं। कृपया, हरिओम ने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। दादाजी, नहीं, मास्टर ब्लैक पीछे बैठे थे, इसलिए हम दोनों पिछली सीट पर थे। तुम ठीक लग रही हो, उन्होंने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैंने वापस नहीं मुस्कुराया। नमस्ते मास्टर ब्लैक, मैंने अभिवादन किया और उन्होंने भारी आह भरी। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उन्होंने शांत भाव से पूछा। मुझ में किसी से नफरत करने की ताकत नहीं है, मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन उस वीडियो के जारी होने के बाद मुझे ब्लैक परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना पड़ा, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बस अपने चेहरे के भावों को सीधा रखा। क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने सीधे पूछा, क्योंकि मैं किसी अनावश्यक कारण को सुनने के मूड में नहीं थी। मैं उन सभी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था जिनसे तुम्हें मेरे परिवार की वजह से गुजरना पड़ा, और उस बच्चे के लिए भी तुम्हें मुआवजा देना चाहता था जिसे तुमने खो दिया, उन्होंने कहा और अपने बगल में रखे ब्रीफकेस में हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक चेक निकाला और मुझे सौंप दिया। मैंने उसे लिया और शून्य की लंबी कतारों को देखा। मेरे लिए आपके मन में अभी भी थोड़ा सम्मान बचा था और इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए सहमत हुई, लेकिन अब वह भी नहीं है, मैंने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। उन्होंने भौहें सिकुड़कर देखा जब मैंने चेक फाड़ दिया, फिर नीचे उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। बहुत से लोग उस चेक के लिए मार डालेंगे, उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तो उन्हें दे दीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मैं नीचे उतरी और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, फिर दक्ष की ओर बढ़ी। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा और बस मुझे एक हेलमेट सौंपा, फिर अपनी बाइक पर बैठ गया। मैं भी बैठ गई और उसे कसकर पकड़ लिया। जब उसने तेजी से गाड़ी चलाई और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू गई, तो आखिरकार मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया और जी भरकर रोई। मैं उन सभी चीज़ों के लिए रोई जिनसे मुझे अतीत में गुजरना पड़ा, अपने बच्चे के लिए रोई और अपनी कमजोरियों के कारण रोई। जब तक मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, मैंने देखा कि मेरे आंसुओं से दक्ष की पीठ भीग चुकी थी। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और मैंने ये भी देखा कि उसने मुझे रोने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एक लंबा रास्ता लिया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? जब हम अपार्टमेंट पहुंचे तो उसने पूछा।
मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसने मेरी सूजी हुई आंखों के लिए मुझे एक आइस पैक सौंपा। मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, इतनी मजबूत कि कोई फिर कभी मुझसे उलझने की हिम्मत न करे, मैंने दृढ़ संकल्प के साथ आइस पैक को भींचते हुए कहा। यह आसान है, ये सब तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है, उसने अपना फ़ोन हाथ में लेकर बाहर जाते हुए कहा। मुझे पता था कि वह जो कुछ हुआ, उसकी रिपोर्ट माधव को देने जा रहा था, लेकिन मुझे अब परवाह नहीं थी। मैं सभी धमकियों और समस्याओं से भागना बंद कर चुकी हूँ। अगर लता, पायल, मयंक, काव्या और सेजल मेरे पीछे पड़ना चाहती हैं, तो उन्हें मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। मैं अपने चेहरे को देखने के लिए किनारे पर लगे आईने के पास गई। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक आग थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। सम्राट का दृष्टिकोण। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने उसे देखने के लिए सिर उठाए बिना पूछा। हमने अभी अभी 3 घंटे लंबी बोर्ड मीटिंग खत्म की थी। जब कार्तिक अचानक मेरे पास आया तो मैं जाने वाला था। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसने कहा और मैंने आखिरकार उसकी ओर देखा। ठीक है, मैंने शांति से जवाब दिया और अपने सामने के दस्तावेजों को देखने लगा। तुम्हें लता से सावधान रहना चाहिए, मैंने उसे कुछ दिन पहले सेजल के साथ देखा था, उसने जाने से पहले कहा। मैं उसके जाते ही उसकी पीठ को देखता रहा। मैंने सिर हिलाया और आह भरी। इस सारी नफरत का क्या मतलब था? मुझे याद आया कि समीना ने मेरे बचपन को कितना दुखद बना दिया था और मुझे कार्तिक और रैना को देखना पड़ा था जब राजेश उन पर अपना सारा प्यार बरसाते थे। मैंने भारी आह भरी जब मुझे याद आया कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले बितानी पड़ सकती है। डॉक्टरों के अनुसार मेरी स्थिति नहीं बदली है और वे यह नहीं बता सकते कि खुशी ही एकमात्र महिला क्यों है जो मेरे शरीर में प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हमारे और हमारे परिवारों के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए वापस एक साथ आना असंभव हो सकता है। वह हाल ही में कैसा कर रही है? मैंने ईशान से पूछा और वह तुरंत जान गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वह युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष बल के अड्डे पर जा रही है। माधव ने दक्ष को उसके प्रशिक्षण का प्रभारी बनाया है और वह माइकलसन परिवार के लड़के से मिली थी। उसे शायद ये भी पता चला हो कि जो कुछ हुआ, उसके लिए आप भी जिम्मेदार थे। पुराने मास्टर उससे मिलने गए थे और यह अच्छा नहीं रहा। वह उससे मिलने क्यों गए थे? मैंने भौहें सिकुड़कर उसे बीच में टोका। मुझे हरिओम अंकल से जो पता चला, उसके अनुसार पुराने मास्टर ने बच्चे के मुआवजे के तौर पर उसे पैसे दिए थे। बैंग! मैंने गुस्से में मेज पर रखे दस्तावेजों को नीचे फेंक दिया। ये बूढ़ा आदमी कब मेरे जीवन में दखल देना बंद करेगा? सामान पैक करो, मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ। मैंने आदेश दिया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। मैं अपना जैकेट लेने के लिए अपने दफ्तर गया और मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। क्या सब कुछ पैक हो गया है? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मुझे यकीन था कि ईशान ही बिना दस्तक दिए अंदर आएगा। तुम अब भी पहले जैसे ही हो, जब भी उस लड़की का जिक्र होता है तो भड़क जाते हो। दादाजी की आवाज़ मेरे कानों में आई और मैं थोड़ा अकड़ गया, फिर उनकी ओर मुड़ा। मैं आपसे मिलने ही वाला था, मैंने उनके बुजुर्ग चेहरे को देखते हुए ठंडेपन से कहा। मुझे पता है कि तुम उसे भूले नहीं हो, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए सुझाने गया था, उन्होंने निराशा भरे भाव से कहा। क्या वह मुझसे निराश थे? दादाजी, मैं पूरे सम्मान के साथ कहूँगा, अगर आप मेरे काम से दूर रहें तो मैं इसकी सराहना करूँगा, मैंने ठंडेपन से कहा और उन्होंने भौहें सिकोड़ीं। सम्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। लता ने मुझे सब कुछ बताया कि वह बस एक बलि का बकरा थी, जबकि आप असली मास्टरमाइंड हैं। मैंने देखा कि उनकी आंखों में घबराहट की एक झलक थी और मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक अदृश्य हाथ निचोड़ रहा हो। तो इन सभी वर्षों में हर कोई लता से नफरत कर रहा था, वह सब एक बड़ी गलती थी। वह बस एक निर्दोष शिकार है। तो खुशी और मैंने जो कुछ भी सहा, वह वास्तव में इस छिपे हुए शैतान की वजह से था। आप इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं? मैंने गुस्से से उनसे पूछा। अपनी आवाज़ धीमी करो लड़के, उन्होंने भौहें सिकुड़कर गुर्राया। तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने वह नहीं किया होता तो तुम्हारी जिंदगी इतनी सही होती? मैंने जो कुछ भी किया, वह इस परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए किया। और जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, वह अपनी मूर्खता के कारण बलि का बकरा बन गई। उसके पास सिर्फ एक काम था और वह था ईथन लैनकास्टर को उससे प्यार करवाना, लेकिन उसने क्या किया? वह बुरी तरह विफल रही और रोते हुए वापस आए। जब उन्होंने लता के बारे में बात की तो उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अब मुझे पता है कि उसे अपनी दुष्टता के गुण कहाँ से मिले। क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? मैंने घिनौने लहजे में उनसे पूछा। वह इतने सारे अमानवीय कृत्यों को कैसे सही ठहरा सकते हैं? मैंने ब्लैक परिवार के विकास के लिए सब कुछ किया, इसलिए पछताने के लिए कुछ भी नहीं है।
मेरे पिता ने इससे भी बुरा किया था, उन्होंने धर्मी रवैये के साथ अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की। आप खुशी को कभी पसंद नहीं करते थे, है ना? खासकर जब आपको उसकी असली पहचान पता चली, तो आप ही थे जो मुझसे सेजल से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन आपकी योजनाएं काम नहीं आईं। इसलिए आपने मीरा को उसे कुचलने के लिए उकसाया, जबकि उसे सुरक्षा का वादा किया, लेकिन वह फिर भी बच गई, इसलिए आप और भी हताश हो गए। आपने कार्तिक को कंपनी में रखा क्योंकि उसकी हर हरकत पर नज़र रखना और उसे नियंत्रित करना आसान था। मैंने उनके भावों को देखने के लिए रुका और देखा कि वह पहले जितने शांत नहीं थे। दादी ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उन्हें समीना के साथ आपके संबंध के बारे में पता चला था और राजेश को भी इसके बारे में पता चला था। उन्होंने आपसे उसी दिन सामना किया जिस दिन वह गायब हो गए थे। मैंने जारी रखा और वह अचानक जाने के लिए उठ खड़े हुए। आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा और दरवाजे को स्वचालित रूप से लॉक करने के लिए रिमोट दबाया। उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे मौके पर ही मार डालना चाहते हों। आपको ये सब कैसे पता चला होगा, ये जानकर आपको हैरानी हो रही होगी। मैं हंसा और अपने दफ्तर के कोने में रखी शराब की अलमारी की ओर गया और अपनी पसंदीदा वाइन में से एक निकाली। मैंने अपने लिए एक गिलास डाला और कुछ घूंट लिए, फिर वापस उनकी ओर गया। कार्तिक द्वारा अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना मेरे लिए एक आश्चर्य के रूप में आया, इसलिए मैंने थोड़ी जांच की और देखा कि वह गुपचुप तरीके से कंपनी के खाते से फंड निकाल रहा था, लेकिन उसके द्वारा निकाले गए फंड उसकी बड़ी कंपनी के लिए बहुत कम थे जिसे वह बना रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि वह मुझे यह विश्वास दिलाना चाहता था कि यह कंपनी का फंड था, लेकिन मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। मुझे याद आया कि आपने मुझे क्या सिखाया था दादाजी। आपने कहा था कि जब कुछ बहुत स्पष्ट लगे तो निश्चित रूप से कुछ छिपा हुआ होता है। थोड़ी जांच के बाद मुझे पता चला कि आप उसके गुप्त प्रायोजक थे। मैं चौंक गया और पहले तो विश्वास नहीं कर पाया। मुझे पता था कि आप मेरी हरकतों पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए मैंने माधव को जांच करने की अनुमति दी। मैंने देखा कि वह कितने पीले दिख रहे थे और मैंने इस पल का आनंद लेते हुए अपनी वाइन का एक घूंट लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम साजिश के सिद्धांत क्यों गढ़ रहे हो? तुम किस संबंध की बात कर रहे हो? उन्होंने बेहद उत्तेजित भाव से पूछा, लेकिन इससे उनकी घबराहट और भी स्पष्ट हो गई। मैं हमेशा सोचता था कि आप समीना और उसके बच्चों के साथ इतने नर्म क्यों थे? आपने उन्हें अपनी मर्जी से सब कुछ करने दिया जबकि मैंने उसी घर में तकलीफ उठाई। लेकिन जब माधव ने जांच की कि दादी की मृत्यु कैसे हुई, तो सब कुछ समझ में आ गया और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे क्या पता चला। आपने सभी को बताया कि उन पर एक नौकर ने हमला किया था जो उनके साथ व्यवहार से असंतुष्ट था, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और फिर आपने उस आदमी के परिवार को उसे चाकू मारने और इसे विश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। जब उसने चाकू मारा तब वह पहले ही मर रही थी और आपने अपने रहस्य को उजागर होने से रोकने के लिए उसे चुपके से रिहा कर दिया और देश से बाहर भेज दिया। उनका माथा अब पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। वह सच्चाई जिसे आप बेताबी से छिपा रहे हैं वह ये है कि कार्तिक आपका बेटा है, समीना के साथ आपके संबंध का नतीजा। चुप रहो। तुम एक परिवार का नेतृत्व करने और गरिमा बनाए रखने के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने गुस्से से चिल्लाया। उनकी आंखें इतनी नफरत से भरी थीं कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द एक बेटा ना होना था, इसलिए आपने राजेश को परिवार में शादी करने के लिए कहा, उसे तैयार करने की उम्मीद में। लेकिन योजनाएं वैसे नहीं चली, क्योंकि वह लालची हो गया और सब कुछ अपने लिए चाहता था। इसलिए आपने मुझ पर अपनी नज़रें टिकाईं, लेकिन मैं बहुत विद्रोही और जिद्दी था। आपके पास अपने जैविक बेटे को गुप्त रूप से ऊपर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि यह सुनिश्चित किया कि कोई नोटिस न करे। आपको व्यक्तिगत रूप से उसे तैयार करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए आपने मुझे एक विष का इंजेक्शन लगवाया जिसने मेरे शरीर को प्रभावित किया और मुझे एक महिला के साथ रहने में असमर्थ बना दिया। फिर आपने मुझे इलाज के लिए विदेश जाने के लिए मना लिया और यह सुनिश्चित किया कि मैं समय पर वापस न आऊं। इसलिए जिन 3 वर्षों तक मैं गायब था, आप कार्तिक को तैयार कर रहे थे और उसके लिए ज़रूरी संबंध बना रहे थे। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ये कंपनी उसे नहीं सौंपी। उन्होंने गुस्से से गुर्राया। उनकी आंखें इतनी नफरत से भरी थीं कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे कहना होगा कि आप दोनों एक आदर्श जोड़ी हैं, क्योंकि जब राजेश सेजल से गर्भवती हुई तो वह बहुत दुख से रोई थी, लेकिन कौन जानता था कि उसने सब कुछ योजना बनाई थी। मैं ठंडेपन से हंसा। उन्होंने वास्तव में एक अच्छा खेल खेला और अगर मेरे पास सभी सबूत नहीं होते तो मैं भी विश्वास नहीं करता। सम्राट, बस उन्हें जाने दो। वे निर्दोष हैं, उन्होंने अचानक थोड़े गिड़गिड़ाने वाले लहजे में कहा जिससे मैं हैरान रह गया। किसने सोचा होगा कि एक दिन आएगा जब सर्वशक्तिमान दामियन ब्लैक भी भीख मांगेगा? मैं ठंडेपन से हंसा।
आपको अभी अपनी माँ के बारे में ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, वह किसी भी क्षण अपनी चाल चल सकती हैं, उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन मैं फिर हंसा। मैंने फिर से रिमोट दबाया और दरवाज़ा खुल गया। लता मुस्कुराते हुए अंदर आईं। मैं अपने ही बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी, पिता? उन्होंने पूछा और ऐसा लगा जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है और उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। सम्राट का दृष्टिकोण। लता धीरे से चलकर आई और दादाजी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। आपको क्यों लगता है कि मैं अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूं? उन्होंने उनसे फिर से पूछा, लेकिन उनका चेहरा हर सेकंड और भी पीला पड़ रहा था। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। उन्होंने गुस्से से गुर्राया और मैं आखिरकार गंभीर हो गया। मैंने अपनी दराज से कुछ फाइलें निकाली और उन्हें सौंप दी। उन्होंने हिचकिचाहट भरे भाव से उन्हें लिया। पहले मैंने सोचा था कि मेरी माँ ही दुष्ट मास्टरमाइंड हैं, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा दुख उन्होंने ही झेला है। जब मैंने उन्हें बचाया तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन मैं खुद को उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा था। जैसे ही उन्होंने पहली फाइल खोली, मैंने अपनी बात शुरू की। आप बहुत होशियार थे और यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ अच्छी तरह से संभाला जाए और हर निशान मिटा दिया जाए। आपकी हर चाल हमेशा घातक होती थी और आप कभी भी अपने शिकार के लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ते थे। तो तुमने उस औरत पर विश्वास करना चुना जिसने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था, बजाय इसके कि मैं जिसने तुम्हें पाला। उन्होंने नफरत भरी निगाहों से मुझे घूरा जिसने मेरे दिल को एक अदृश्य हाथ से निचोड़ने जैसा महसूस कराया। मैंने पहले उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन लिडिया की घटना के बाद सब कुछ समझ में आने लगा। लिडिया को डर था कि आप मीरा को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उसने मीरा से लता से दूर रहने के लिए कहा। इस तरह हर कोई सोचेगा कि लता ही मास्टरमाइंड थी। लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि आप उनकी मृत्यु से पहले उनसे बात करने वाले आखिरी व्यक्ति थे, इसलिए मुझे आप पर शक होने लगा। मैंने शांति से जवाब दिया और उनकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। मुझे अपनी माँ को उनके नाम से पुकारने की आदत हो गई है और उन्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। पिता, आपने हमेशा मुझे कम आंका है। आपको लगा कि मैं कमज़ोर और बेकार हूँ, लेकिन मैं आपको गलत साबित करने के लिए वापस आई हूँ। लता ने गुस्से से उन पर चिल्लाया। चुप रहो, तुम कब मुझे चिल्लाओगी? उन्होंने उस पर गुर्राया और वह केवल नफरत से उन्हें घूर सकी। क्या परिवार है? मैंने उन्हें देखते हुए मन ही मन हंसा, क्योंकि वे एक दूसरे को इतनी नफरत और गुस्से से घूर रहे थे। तो क्या हुआ अगर मैंने वह सब किया? वही अभी भी वह कारण है कि तुम उस लड़की के साथ कभी नहीं रह पाओगे जिससे तुम प्यार करते हो। मैंने देखा कि वह तुमसे कितनी नफरत करती है और मैं उससे केवल ये पुष्टि करने गया था कि वह वास्तव में अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए ताना मारा। पहले मैंने भी सोचा था कि वह ही जिम्मेदार थी, लेकिन जब आपने अचानक हस्तक्षेप किया और उसे जमानत पर छुड़वा लिया तो मुझे संदेह हुआ। इसलिए मैंने घटना से पहले आपकी सभी हरकतों की जांच करना शुरू कर दिया और मुझे कुछ दिलचस्प पता चला। मैं उनके करीब गया और सीधे उनकी आंखों में देखा। आप हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए इतने बेताब थे क्योंकि आपको डर था कि अगर हमने शादी कर ली तो मैं लैंकास्टर परिवार के समर्थन से आपके खिलाफ जा सकता हूं। इसलिए आपने प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से मेरी मां की तरह दिखने के लिए किसी को लगवाया और वही वह व्यक्ति था जिसने खुशी को सीढ़ियों से धक्का दिया और हमारे बच्चे को मार डाला। मेरी सांसें तेज और छोटी हो गईं क्योंकि मैं उनके बूढ़े चेहरे पर हाथ न उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कोई इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बिना सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। वह गुस्से से उठ खड़े हुए, लेकिन मैंने उन्हें वापस कुर्सी पर धकेल दिया। सम्राट, लता तुरंत घबरा गईं और मुझे आवाज़ दी। तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम अपने लिए ही मुसीबत पैदा करोगे और इससे हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, उन्होंने चिंतित होकर कहा। मैंने गहरी सांस ली और अपने सामने बैठे उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति को देखा और मैं उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाया। वह उस दादाजी की तरह बिल्कुल नहीं थे जो मुझे याद थे और ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें कभी जाना ही नहीं। आपको लगा कि आपकी योजना एकदम सही थी, लेकिन आप एक छोटी सी बात भूल गए और वह यह है कि लता के पास गोदना नहीं है। जिस महिला को आपने पैसे दिए थे उसकी कलाई पर गोदना था और मेरे अपार्टमेंट की निगरानी रिकॉर्ड को अच्छी तरह से देखने के बाद मैंने ये नोटिस किया। लता घटना के समय उस इलाके में नहीं थी और वह ब्यूटी सैलून में थी। सैलून के सीसीटीवी उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे और आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें जमानत पर छुड़वाने और अपनी कार में ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। यह एक और संदिग्ध बात थी क्योंकि आप उदासीन व्यवहार कर रहे थे और उनके मामलों में शामिल नहीं होना चाहते थे। मैंने अपना गला नम करने के लिए वाइन का एक घूंट लेने के लिए रुका। तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? तुम और खुशी अभी भी साथ हो?
उन्होंने अपनी छाती पकड़ी और जोर से सांस लेते हुए चिल्लाया, आपके लोग हर जगह हैं, हमारी हर हरकत पर नज़र रखते हैं, इसलिए हमें आपको यह विश्वास दिलाना पड़ा कि आपकी योजनाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं। मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ उन्हें जवाब दिया और उन्होंने फिर से फाइलों को उठाते हुए खुद को शांत किया। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे, उनका चेहरा बदलता रहा। बैंग! उन्होंने गुस्से में उन्हें फर्श पर पटक दिया जबकि अपनी सांसें फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने उसे सब कुछ दिया। वह गुस्से से चिल्लाए और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो जाएंगे। दरवाज़ा फिर से खुला और उनका सहायक गंभीर भाव से अंदर आया। हरिओम, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, कृतघ्न नीच? दादाजी तुरंत आगे बढ़े और उनका कॉलर पकड़कर उनसे सवाल किया। मुझसे दूर हटो। हरिओम ने गुस्से से उन्हें धक्का दिया और मुझे उन्हें गिरने से बचाने के लिए सहारा देना पड़ा। मैं उन्हें आसानी से भागने नहीं देना चाहता था। उन्हें उन सभी चीज़ों का सामना करना होगा जो उन्होंने की हैं और उन सभी लोगों का जिन्हें उन्होंने इन वर्षों में चोट पहुंचाई है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम कभी चाहते थे। दादाजी ने नफरत से उन्हें घूरा। उनकी आवाज़ में दुख का एक संकेत था और ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में हरिओम की परवाह करते थे। नहीं, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे याद दिलाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम माधव वंजिका है। क्या ये नाम आपके लिए कुछ मायने रखता है? उसने पूछा और दादाजी का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ गया। आपने मेरे परिवार को मारने का आदेश दिया था क्योंकि मेरे पिता ने आपको अपनी ज़मीन बेचने से मना कर दिया था। वह ज़मीन जहां ब्लैक कॉर्पोरेशन की इमारत खड़ी है, मेरे परिवार की थी और मेरे पिता ने इसे बेचने से मना कर दिया था। आपने उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह सहमत नहीं हुए, इसलिए आपने भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उन्हें और उनके परिवार को मारने का आदेश दिया। सौभाग्य से मेरे लिए, मैं उस रात दोस्तों के साथ बाहर था और जब मैं वापस आया, तो मेरी माँ और छोटी बहनें पहले ही मर चुकी थीं और मेरे पिता मुश्किल से जिंदा थे। उनके अंतिम शब्द ये थे कि आप ही जिम्मेदार थे, इसलिए मैंने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत करने और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि आप अपने ही खून को भी नहीं बख्शेंगे? वह उपहास भरे लहजे में हंसा और बूढ़ा आदमी अपने शुरुआती सदमे से उबर चुका था और कंपीला लग रहा था। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने दुष्टता में इतना घमंडी किसी को कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि मैं इस बार बच नहीं पाऊंगा। वह अचानक हंसे और मैं घिनौने भाव से भौहें सिकोड़कर देखा। उन्होंने मेरे हाथों को धकेल दिया और खुद को स्थिर किया, फिर वापस उस कुर्सी पर चले गए जिस पर वह शुरू में बैठे थे। मुझे अपने किसी भी काम पर कभी पछतावा नहीं हुआ। मैं इस परिवार के विकास और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करता हूँ। मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिसने ब्लैक परिवार के नाम को प्रभावित न किया हो। और मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा साल नहीं बचे हैं, इसलिए जेल में अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस ज़िंदगी की हर तरह की विलासिता का स्वाद चखा है। उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ कहा। मुझे आपसे घिन आती है। लता ने गुस्से से उन पर चिल्लाया और मैं भी अपनी घिन नहीं छिपा सका। मुझे उम्मीद है कि आपकी अपनी प्रेमिका समीना के प्रति भी यही विचार होंगे, क्योंकि वह अपने अपराधों के लिए निश्चित रूप से जेल जाएंगी, मैंने ठंडेपन से कहा और उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। निर्दोष लोगों को इससे बाहर रखो, वे निर्दोष हैं। उन्होंने मेरी ओर घूरते हुए सुरक्षात्मक ढंग से कहा। मुझे कहना होगा कि आप दोनों एक आदर्श युगल हैं, क्योंकि वह रो रही हैं और पुलिस से अपने प्यारे पति राजेश को खोजने का आग्रह कर रही हैं, जबकि उन्होंने पहले ही उनकी हत्या कर दी है और उनके शरीर को ठिकाने लगा दिया है। आपका बेटा भी उतना ही शातिर है और उसने बिना पलक झपकाए उनकी मदद की। उनका चेहरा जम गया और मैंने घबराहट की एक झलक देखी, इससे पहले कि उन्होंने जल्दी से अपने भावों को फिर से समायोजित कर लिया। ये बुराई का स्तर वास्तव में डरावना है। बहुत से लोग हैं जो आपका अंत देखना चाहते हैं, इसलिए भले ही हम आपको छोड़ दें, लैनकास्टर परिवार लिडिया की मौत के लिए आपको नहीं छोड़ेगा, मैंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने माधव और अन्य लोगों को बाहर इंतजार करते देखा। खुशी मीरा को दिलासा देने में व्यस्त थी जो रो रही थी, जबकि रैना भी गौरव की बाहों में सिसक रही थी। सारे अभिनय ने सभी पर भारी असर डाला था। महीनों तक ढोंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन अंत में ये सब इसके लायक था। तुम अब उन्हें गिरफ्तार कर सकते हो, मैंने माधव से कहा और उसने अपने लोगों को कार्रवाई करने का इशारा किया। क्या तुमने जन्म से ही मेरे लिए कोई पितृत्व प्रेम महसूस किया है? लता की दुखी आवाज़ दफ्तर से आई। एक बेटी बेकार होती है और परिवार का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम अपनी माँ की तरह और भी बेकार और कमज़ोर थी। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से वही रास्ता चुनूंगा। दादाजी की भावहीन और ठंडी आवाज़ गूंजी। मैंने आह भरी और धीरे से खुशी को अपनी बाहों में खींच लिया। यह आखिरकार खत्म हो गया था।
सम्राट ने अपने दादाजी को विशेष बल के अधिकारियों द्वारा दूर ले जाते देखा। माँ लता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। समीना और कार्तिक का हिसाब अभी बाकी था। सम्राट ने गुप्त रूप से उन्हें राजेश का शव मिलने की खबर भिजवाई थी ताकि वे घबरा जाएं। और उसे पूरा यकीन था कि कार्तिक का अचानक इस्तीफा उसी घबराहट का नतीजा था। मुझे अभी अधिकारियों का फोन आया है, राजेश का शव नदी से निकाल लिया गया है, ईशान ने सूचना दी और सम्राट ने सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है, वे इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। रैना गौरव की बाहों में सिसक उठी। चलो, अब समय आ गया है कि उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, सम्राट ने कहा और खुशी को साथ लेकर बाहर निकल गया। वे सभी अपनी कार में सवार होकर बताए गए स्थान की ओर बढ़े। सम्राट का मन उलझा हुआ था और वह इस समय अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था। उसे अब भी अविश्वसनीय लग रहा था कि इतने वर्षों तक उसके दादाजी ही असली मास्टरमाइंड थे। और राजेश, सम्राट नहीं जानता था कि वह उसके बारे में क्या महसूस करे, क्योंकि उनके रिश्ते कभी मधुर नहीं रहे थे। राजेश कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाए। सत्ता और धन के लालच ने उन्हें कई तरकीन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया, जिसका परिणाम उनके भयावह अंत में हुआ। सब ठीक हो जाएगा, खुशी ने अचानक सम्राट का हाथ थाम लिया और उसकी गर्माहट ने तुरंत उसकी सारी चिंताएं मिटा दीं। इतना कुछ सहने के लिए मुझे माफ़ कर दो और मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, सम्राट ने फुसफुसाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगर उसे पता होता कि उसके दादाजी इतने शातिर हो सकते हैं कि एक अजन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, तो वह और अधिक सावधान रहता। उस घटना ने लगभग उसे अपनी योजना रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन माधव ने उसे जारी रखने का आग्रह किया, और खुशी, उस दर्द से गुजरने के बावजूद, वह भी बहुत समझदार थी। जैसे ही उन सब यादों की एक झलक उसके दिमाग में कौंधी, सम्राट ने उसे और कसकर पकड़ लिया और चाहा कि वह खुशी को अपनी त्वचा में समाहित कर ले। मुझे तुम्हारी माँ लता को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने पायल और बाकी लोगों को नियंत्रण में रखा, उसने फुसफुसाया और सम्राट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लता मयंक और बाकी लोगों के संपर्क में थी, ये योजना उसी ने बनाई थी। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह खुशी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए थे। इस तरह वे उनकी हरकतों पर नज़र रख सकते थे और उन्हें नियंत्रण में रख सकते थे। तुमने आशना को चोट क्यों पहुंचाई? खुशी ने अचानक पूछा और सम्राट ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं बस चाहता था कि वह अपने हाथ कहाँ रखने हैं, ये सीख ले, उसने ठंडा जवाब दिया। तो तुमने केवल ईर्ष्या के कारण उसे इतनी बुरी तरह पिटवाया? मुझे कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतने भावुक हो? खुशी ने उसकी भौहों को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। इतना भौहें मत सिकोड़ो, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और सम्राट ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें मेरी उम्र से कोई समस्या है? क्या मैं अब तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ? सम्राट ने नाराजगी से घूरते हुए कहा। खुशी ने आंखें घुमाईं और धीरे से हंसी। सम्राट जानता था कि वह उसे चल रहे घटनाक्रम से विचलित करने की कोशिश कर रही है, और वह उसके यहाँ होने के लिए जितना भी आभारी हो कम था। अचानक कार रुकी, और बाहर देखने पर सम्राट ने पुलिस कारों और ट्रकों की एक कतार देखी। उसने ये भी देखा कि वे देश एन की सबसे बड़ी नदी के किनारे पर थे। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? वह यहाँ क्यों होंगे? जैसे ही सम्राट कार से बाहर निकला, उसके कानों में एक जोर से रोने की आवाज़ आई। उन सब ने रोने की दिशा में देखा और समीना को देखा, जो नाटकीय रूप से रोने में व्यस्त थी, और कार्तिक उसे शांति से संभाल रहा था। रैना, वे कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता किसी तरह नदी में गिर गए, वह हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? समीना तेजी से रैना के पास गई और दयनीय रूप से रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। आपको किसने बताया कि वह नदी में गिर गए? रैना ने शांत भाव से पूछा। वह और किस तरह नदी के अंदर होंगे? तुम दुखी क्यों नहीं हो? वह तुम्हारे पिता थे। जब समीना ने देखा कि रैना दुखी या घबराई हुई नहीं, बल्कि शांत और संयमित है, तो वह गुस्से से बोली। क्या तुम ये शोर और नाटक बंद करोगी? ये परेशान करने वाला है, लता ने माथे पर बल डालते हुए कहा और समीना तुरंत उसकी दिशा में मुड़ी। लता, तुम बहुत खुश होगी, है ना? तुम और तुम्हारे बेटे ने आखिरकार उन्हें एक मृत अंत तक धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली और उनके पास अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? उसने हमारी तरफ उंगली उठाते हुए आरोप लगाया। तुम ये समीना का नाटक कब बंद करोगी? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? रैना उसकी ढोंग को और सहन नहीं कर पाए और तुरंत फट पड़ी। रैना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उन लोगों का पक्ष क्यों ले रही हो जो हमारे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं? कार्तिक ने तुरंत गुस्से से सवाल किया। वह मेरे पिता थे, तुम्हारे नहीं, उसने चिल्लाकर उसे गुस्से से धक्का दिया।
कार्तिक ने तुरंत समीना के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर अपनी भावनाओं को व्यवस्थित किया। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने अपनी समझदारी कुत्तों को खिला दी है? समीना ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। सम्राट बस खुशी और बाकी लोगों के साथ एक तरफ खड़ा रहा, देखता रहा कि वे कैसे चीज़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बहुत शर्म महसूस होती है कि तुम मेरी माँ हो। तुमने दादाजी के साथ मेरे पिता को धोखा देते समय कुछ भी महसूस नहीं किया। इतने सालों की शादी में पिता ने तुम्हारे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। वह तुम्हारे लिए अच्छे से पेश आते रहे। रैना ने गुस्से से घृणा व्यक्त की। समीना जम गई और उसकी आंखें तुरंत घबराहट से भर गईं, लेकिन कार्तिक ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा और वह शांत हो गई। तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? तुम हमारी माँ पर दादाजी के साथ संबंध रखने का आरोप कैसे लगा सकती हो? पिता ने ही उन्हें धोखा दिया और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त सेजल को गर्भवती किया था। कार्तिक ने गुस्से से बचाव किया। तुम मना करती रह सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें ये सूचित करने दो कि तुम्हारे प्यारे पिता दादाजी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके सारे अपराधों का पर्दाफाश हो गया है, रैना ने मुस्कुराते हुए कहा और कार्तिक के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह ब्लैक परिवार के संरक्षक हैं, उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समीना ने गुस्से से चिल्लाया। ओह, तो तुम आखिरकार मान रही हो कि तुम्हारा उनके साथ संबंध था? रैना हंसी और उसके पास चली गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी मां के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। धप, यह मेरे विश्वास को तोड़ने और इतने सालों तक मुझे मूर्ख बनाने के लिए है, उसने कहा, इससे पहले कि उसने अपना हाथ फिर से उठाया। धप धप, ये 2 थप्पड़ मेरे पिता के लिए हैं, जिन्हें तुमने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया, उसने कहा और वापस जाकर गौरव को गले लगा लिया। श्रीमती समीना और श्री कार्तिक, आपको श्री राजेश ब्लैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आप जो कुछ भी करेंगी या कहेंगे, वह अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 अधिकारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़े और कार्तिक के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे और उसकी मां को हथकड़ी पहना दी गई। खुशी के दृष्टिकोण से सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था, क्योंकि हम सभी ने कार्तिक और समीना को पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखा। राजेश का शव 4 दिन पहले ही मिल चुका था और वह इस समय मुर्दाघर में था। ये तो समीना और कार्तिक के लिए एक जाल था। हम तुरंत निकलने के लिए अपनी कारों में बैठ गए। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, सम्राट ने ईशान को निर्देश दिया। पहले से ही कर दी गई है, बॉस, ईशान ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। हम सभी महीनों से तनाव में थे, हमें सावधानी से काम करना पड़ा ताकि बूढ़े व्यक्ति को संदेह करने का कोई मौका न मिले। हम आखिरकार ठीक से आराम कर सकते हैं। मैंने सम्राट को गले लगाया। वह शांत दिख रहा था, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन उसके हाथों का हल्का कांपना उसे धोखा दे रहा था। मेरा दिल कस गया जब मैंने उसे घूरा और उसे और कसकर गले लगा लिया। बहुत सारे काम हैं, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, उसने धीरे से गले से खुद को बाहर निकालते हुए कहा। मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि समय 6 बज चुके हैं, इसलिए मैंने कुणाल को फ़ोन किया। अरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जैसे ही उसने उठाया, मैंने कहा। सम्राट ने भौहों के साथ मुझे देखा और पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या चाहिए, बहन? कुणाल ने शांत आवाज में पूछा। सम्राट ने कहा कि बूढ़े व्यक्ति के मामले के संबंध में कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। मैं सोच रही थी कि क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो, मैंने पूछा। मेरा हाथ फ़ोन पर कस गया क्योंकि वह इस पर विचार कर रहा था। भाई, मैं इसका ध्यान रखूंगा, बस तुम आराम करो और उसे भी कहो कि चिंता न करे, उसने आखिरकार जवाब दिया और मैंने राहत की सांस ली। सम्राट बस मुझे शांति से घूर रहा था। मैं जानती थी कि उसने मेरी कॉल सुनी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि उसे अपने लिए एक शांत पल मिले। धन्यवाद भाई, मैंने फ़ोन काट दिया। इससे पहले कि मैं अपना फ़ोन नीचे रख पाती, मैंने एक गर्म हाथ को मुझे घेरते हुए महसूस किया और मैं उसकी ओर झुक गई। चलो घर चलते हैं, मैंने ड्राइवर से कहा और वह तुरंत सम्राट के अपार्टमेंट की दिशा में बढ़ गया। उसकी पकड़ हर मिनट कसती जा रही थी, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। अपार्टमेंट पहुंचकर मैंने उसकी चाबी से दरवाज़ा खोला। उसने मुझे सीधे बेडरूम की ओर खींच लिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह इस समय अंतरंग होना चाहता है और मैं हंसी, फिर उसकी गर्दन को गले लगाने के लिए मुड़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं जम गई। उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से गीली थीं और वे लाल थीं। सम्राट, मेरे प्यार, तुम रो सकते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, मैंने कहा और उसके आंसू तुरंत बह निकले। वह कमज़ोर होकर घुटनों पर बैठ गया और मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई।
उसके आंसुओं ने मेरे दिल को तोड़ दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर वार किया जा रहा हो। ठीक है, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ, माधव, गौरव, जयंत, आदित्य और तुम्हारी माँ। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही धोखा देंगे। हम कभी नहीं करेंगे, और मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ रहूंगी। हम इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी शादी करेंगे और प्यारे बच्चे भी होंगे। मैं उससे बात करती रही जैसे वह रो रहा था। उसने मुझे कसकर गले लगाया और उसका सिर मेरे पेट पर टिका हुआ था। वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं कभी भी अपना परिवार नहीं बना पाता, उसने सिसकियों के बीच कहा। उसकी आवाज़ बहुत दिल दहला देने वाली थी और मेरे आंसू और भी अधिक बह निकले। सम्राट, अब मेरी बात सुनो, मैं तुमसे हर चीज़ से बढ़कर प्यार करती हूँ। तुमने मुझे उस खाई से बाहर निकाला जिसमें मैं फंसी हुई थी और मुझे इतना सुंदर जीवन दिखाया। तो यह भाग्य था कि हम मिले, क्योंकि अगर हम तब नहीं मिलते तो मुझे कभी भी अपने परिवार के पास वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। मैं अभी भी कौशल्या के क्लब में काम कर रही होती, एक डांसर के रूप में नाच रही होती और बृजमोहन द्वारा दुर्व्यवहार और इस्तेमाल की जा रही होती। तो तुम मेरे चमकते कवच में मेरे शूरवीर और मेरी रोशनी हो, मैंने फुसफुसाते हुए उसके कानों में कहा जैसे वह रो रहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात अपने सारे दर्द को रोकर बाहर निकाल दो ताकि हम कल एक नई शुरुआत कर सकें। हमारे भविष्य के बारे में सोचो, बस मैं, तुम और वह हर कोई जिसकी हम परवाह करते हैं। मैं फुसफुसाती रही क्योंकि मैं उसे इन दर्दनाक घटनाओं से खुद को बांधने नहीं दे सकती थी। लगभग 1 घंटे तक रोने के बाद वह आखिरकार शांत हुआ और मैंने धीरे से उसे बिस्तर पर लेटा दिया क्योंकि संगमरमर के कठोर फर्श पर घुटने टेकने से उसके घुटने कमजोर हो गए थे। मैंने उसे लेटने में मदद की और उसके सिर को अपनी गोद में रख दिया। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया और चुपचाप उसका इंतजार किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करते हैं और मैंने उन पर विश्वास किया। वह अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पूरे बचपन में मुझे थोड़ी सी गर्माहट दिखाई। जब मैंने पहली बार अपने शरीर के साथ समस्या देखी तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास दौड़ा था और मैंने उन पर विश्वास किया जब उन्होंने मुझे इलाज के लिए विदेश जाने के लिए कहा। वह हमेशा मुझे कार्तिक के साथ अच्छा व्यवहार करने और उसे ठीक से संभालने की सलाह देते थे, लेकिन उन्हें रैना के मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। समीना ने मेरा बचपन दुखद बना दिया और राजेश तो और भी बुरे थे। मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों में बोर्डिंग स्कूल में रहने का फैसला किया ताकि मुझे उनका सामना न करना पड़े। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और मैं नहीं जानता कि इसके बारे में कैसा महसूस करूं। वह बस बेतरतीब ढंग से बातें करता रहा और मैंने सुनी। मैंने उसे अपनी सारी बातें खत्म करने दी और केवल तब हिलती थी जब उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं। मैंने उसके थके हुए और आंसुओं से सने हुए सोते हुए चेहरे को देखा और आह भरी। रिंग रिंग। मेरा फ़ोन अचानक मेरी जेब में वाइब्रेट करने लगा और मुझे राहत मिली कि यह वाइब्रेशन पर था क्योंकि यह उसकी नींद में बाधा डाल सकता था। नमस्ते मीरा, मैंने उसे परेशान न करने के लिए बेडरूम से बाहर निकलने के बाद कहा। तुम कैसी हो? उसने पूछा। मैं उसकी कर्कश आवाज़ सुन सकती थी और जानती थी कि वह जरूर रोई होगी। क्या तुम अकेली हो? मैंने चिंतित होकर पूछा। नहीं, जयंत यहाँ है, उसने जवाब दिया और उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह फिर से रोने वाली हो। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा महसूस करूं। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि अपराधी गिरफ्तार हो गया है, उसने सिसकियों के बीच कहा। तुम्हारे पास हम सब हैं मीरा, इसलिए रो मत। अगर तुम दुखी होगी तो चाची जहाँ भी होंगी खुश नहीं होंगी, मैंने उसे शांति से सांत्वना दी। मैं बस तुमसे ये सुनना चाहती थी। मैं ये पुष्टि करना चाहती थी कि हमारी निकटता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, उसने रुधे गले से कहा। हम बहनें हैं, ये कभी नहीं बदलेगा, मैंने आश्वासन दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया और फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन को मेज पर रखा और फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चली गई। मैंने आकाश की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई तारा नहीं था और चांद भी छिपा हुआ था। मैंने आह भरी और जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। मैं बिस्तर पर गई और सम्राट को कसकर गले लगाया, फिर धीरे धीरे सो गई। खुशी के दृष्टिकोण से मैं अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गई ताकि सम्राट और मेरे लिए नाश्ता बना सकूं। कल हुए सारे नाटक के बाद वह अभी भी सो रहा था। मैंने एक साधारण व्यंजन बनाया जो मैंने पिछले सप्ताह सर सेबेस्टियन की कक्षा से सीखा था। उनकी सभी कक्षाओं की बदौलत मेरी रसोई और बेहतर होती जा रही थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सम्राट की आवाज़ दरवाजे से आई और मैं उसकी ओर मुड़ी। वह कल से बेहतर लग रहा था और अच्छी तरह से आराम कर चुका था। वह रसोई में आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। धन्यवाद मेरे प्यार, उसने फुसफुसाया क्योंकि उसके हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के चारों ओर लिपट गए। मुझे खुशी है कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। रसोई से बाहर जाओ और फ्रेश हो जाओ,
मैंने उसे हल्के से धकेला और उसने बाहर निकलने से पहले मुझे एक छोटी सी चुंबन दी। मैंने जल्दी से मेज लगाई और उस पर धीरे से व्यंजन रखे। फिर मैंने उसका इंतजार करते हुए कुछ टीवी देखने का फैसला किया। ठीक है, हम वहाँ होंगे, उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। ईशान ने अभी मुझे सूचित किया कि उसने राजेश के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली है। यह आज शाम को शहर के कब्रिस्तान में आयोजित किया जाएगा। मैंने उसे परिवार और करीबी दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहा है, उसने शांत भाव से मुझे सूचित किया। मैंने टीवी बंद कर दिया और जहां वह खड़ा था वहां गई, धीरे धीरे अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे कसकर गले लगा लिया। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैंने फुसफुसाया और उसने मुझे वापस गले लगा लिया। क्या तुम मेरे परिवार से नफरत करती हो? मेरा मतलब है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है वह सब उन्हीं के कारण हुआ है, उसने उदास आवाज में कहा। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, तुम वह हो जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिसकी परवाह करती हूँ, और मैं निश्चित रूप से तुमसे नफरत नहीं कर सकती, मैंने उसे तुरंत जवाब दिया। मैं अपने जवाब में देरी नहीं करना चाहती थी और उसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने नहीं देना चाहती थी। हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारा दिमाग साफ हो जाए? मैंने उसकी आंखों में देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाती, उसने मुझे अपने कंधे पर फेंक दिया। बेडरूम पहुंचने पर उसने मुझे धीरे से बिस्तर पर गिरा दिया और एक गहरी चुंबन में मेरे होठों को कैद कर लिया। मैंने कराहते हुए अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर कस लिया ताकि उसे और करीब खींच सकूं। हमने चुंबन जारी रखी और उसने मुझे तभी छोड़ा जब मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। कितना समय हो गया जब हमने पिछली बार? उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन मैं पहले ही समझ गई कि वह क्या कह रहा था। 2 महीने से अधिक, मैंने उसे एक मोहक मुस्कान देते हुए जवाब दिया। बस इतना ही काफ़ी था कि वह अपने संयम को छोड़ दे और अपनी इच्छाओं पर काम करे। उसने तुरंत मेरी पहनी हुई छोटी पोशाक को मेरे शरीर से खींच लिया और फिर मेरे अंतरंग वस्त्र उतार दिए। उसने मेरे पैरों को फैलाया और अपना चेहरा मेरे अंतरंग स्थान पर गाड़ दिया। धत! मैं खुशी से कराह उठी क्योंकि उसने मेरे गीले अंतरंग स्थान को चूसा और चाटा। हर सुख की लहर के साथ मेरी आंखें आगे पीछे घूम गईं। सम्राट, सम्राट, सम्राट! मैं बार बार उसका नाम ले रही थी क्योंकि मुझे कोई और शब्द याद नहीं आ रहा था। मैंने उसका सिर वापस धकेल दिया ताकि उसे रोक सकूं, फिर जल्दी से बिस्तर से उतरकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने तुरंत उसके अंतर्वस्त्र को नीचे खींचा और अपनी उंगलियों को उसके कड़े अंग के चारों ओर लपेट लिया। उसने कराहते हुए कहा जैसे ही मैंने धीरे से उसे सहलाया, फिर उसके सिरे को अपने मुंह में ले लिया। मैंने बार बार सिरे को चूसा और चाटा, जिससे वह लगातार सुख में कराहता रहा। कमरे का तापमान बढ़ गया और केवल गीली, चूसने वाली आवाज़ें ही सुनी जा सकती थीं क्योंकि मैं उसके कड़े अंग को चूस रही थी। तुम मुझे ऐसा महसूस कराती हो जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने कराहते हुए कहा, और इससे मैं और अधिक उत्तेजित हो गई और मैंने उसकी पूरी लंबाई को अपने गले तक ले लिया। मेरा दम घुट रहा था और वह मुझे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि वह मुझ में मौजूद हर जुनून को महसूस करे। धत! यहाँ आओ! वह कराह उठा और मुझे फर्श से उठा लिया। जैसे ही मैं बिस्तर पर उतरी, मैंने अपने अंतरंग स्थान के प्रवेश द्वार पर उसकी कठोरता को महसूस किया। हाँ, धत, तुम बहुत तंग हो! वह गरजा और मैं कराह उठी क्योंकि वह मेरे अंदर प्रवेश कर गया। शुरुआत में उसके धक्के धीमे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे गति और बल बढ़ा दिया। हाँ, बेबी! मैं खुशी से चिल्ला उठी क्योंकि उसने मुझे अपना प्यार देना जारी रखा। हम तब तक लगे रहे जब तक कि हम परमानंद की चरम सीमा तक नहीं पहुंच गए, फिर बिस्तर पर गले लगकर घंटों तक उसी तरह रहे। जब तक हम अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, ईशान हमें लेने के लिए आ चुका था। जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो शाम के 4 बज चुके थे। वहां केवल कुछ ही लोग मौजूद थे, इसलिए वहां अपेक्षाकृत शांति थी। अंतिम संस्कार की रस्में जल्दी से पूरी हो गईं और राजेश के शरीर को दफना दिया गया। सम्राट, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लता की आवाज बगल से आई। उसने एक काला गाउन और टोपी पहनी हुई थी। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवा, जो वास्तव में दुबला और बीमार दिख रहा था, खड़ा था। मैं ठीक हूँ, सम्राट ने शांति से जवाब दिया और उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह थोड़ी झिझक रही थी और अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि वह शायद सोच रही थी कि परिचय कैसे करवाया जाए। नमस्ते बड़े भाई, मैं जैन हूँ, युवक ने मुस्कुराते हुए खुद को सम्राट से परिचित कराकर उसके लिए चीज़ों को आसान बना दिया। नमस्ते जैन और श्री सिंघानिया, सम्राट ने जवाब दिया और अधेड़ उम्र के आदमी से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सम्राट, आपकी माँ ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उस आदमी ने उससे हाथ मिलाया।
सम्राट का हाथ, जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, थोड़ा कस गया और मैंने उसे धीरे से थपथपाया। हमने यहाँ आकर एक परिवार के रूप में बसने का फैसला किया है। मैं पुराने ब्लैक हवेली की मरम्मत करवाने और उन सभी बुरे लोगों के हर निशान को साफ करने के बारे में सोच रही हूँ, लता ने गंभीर भाव से कहा और सम्राट ने सिर हिलाया। मैंने अपने ऊपर एक मजबूत नज़र महसूस की और देखने के लिए ऊपर देखा तो जैन मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों ने मुझे ठंडक और एक असहज भावना दी। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जब सम्राट ने मेरी हल्की सी कंपकंपी देखी तो उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और फिर जैन को देखा। भाई रैना पास आए और सम्राट को गले लगा लिया। पहले किए गए डीएनए परीक्षण से साबित हुआ कि वह वास्तव में राजेश की बेटी थी, इसलिए समीना ने दादाजी और राजेश दोनों के लिए एक एक बच्चा पैदा किया था। उसने वास्तव में बेशर्मी को फिर से परिभाषित किया था। तुम कैसी हो? गले लगने के बाद सम्राट ने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, गौरव ने मुझे अपनी सचिव बनने के लिए कहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो, उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह पुरानी हवेली की मरम्मत करवाना चाहती है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए तो उसे सूचित कर देना, सम्राट ने उससे कहा। मेरे पास वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं बस अतीत को छोड़ना चाहती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने अतीत की सब कुछ अपने पिता के साथ दफना दिया है, रैना ने एक दृढ़ भाव से कहा। अगर तुम्हें भविष्य में कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास आना, उसने उसे धीरे से थपथपाया और वह गौरव के साथ चली गई। हमें माफ़ करें, उसने लता और उसके परिवार से कहा और मुझे उस जगह से बाहर खींच लिया। रिंग रिंग। जैसे ही हम कार में पहुंचे, उसका फ़ोन अचानक बजने लगा। बॉस, कुछ गड़बड़ है, एक आदमी की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन से आई। मैं इसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी क्योंकि मैं उसके बहुत करीब बैठी थी। क्या हुआ? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा। जिन लोगों पर हम नज़र रख रहे थे वे कहीं नहीं मिल रहे हैं, उस आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। कौन लोग? पायल और बाकी लोग। तुम्हारा मतलब क्या है? सम्राट ने पूछा, उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मैं कांप उठी। वे कल रात घर में थे, सेजल उनसे मिलने आई थी और आज शाम तक उनमें से कोई भी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला है। पायल आमतौर पर सुबह बाहर जाती है, लेकिन वह भी बाहर नहीं गई। हम इंतजार करते करते थक गए और अपार्टमेंट में घुस गए, लेकिन उनमें से कोई नहीं मिला। चारों ओर खोजने के बाद हमने पाया कि पीछे का पुराना परित्यक्त गेट खुला था और झाड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे वहां से कोई गुजरा हो। उस आदमी ने जल्दी से क्या हुआ ये बताया। तुम सभी के पास एक ही काम था, हम पहले ही उन्हें खोज रहे हैं, बॉस, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। पायल के अब हमारी निगरानी में न होने के विचार से मेरा दिल कस गया। वह किसी भी समय मुझ पर हमला कर सकती थी। खोज जारी रखो और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें आधी रात से पहले ढूंढ लो, सम्राट ने गुस्से से आदेश दिया और फ़ोन काट दिया। लगता है सेजल ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया होगा, मैंने भौहों के साथ फुसफुसाया। क्या मुझे माधव को फ़ोन करना चाहिए? जब मैंने देखा कि वह शांत था तो मैंने उससे पूछा। मुझे यकीन है कि उसे पहले से ही पता होगा, उसने जवाब दिया, इससे पहले कि उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगी, उसने मेरे कान में फुसफुसाया और मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के लिए कहानी के लिए जुड़े रहें द गॉड ऑफ नॉवेल्स में। धन्यवाद मित्रों।